एक जोरदार गर्जना ने दुनिया को हिला दिया। ब्रह्मांड के नीचे केवल एक चमकदार कृपाण किरण बची थी। ऐसा लगा जैसे उसने तुरंत ही पूरी जमीन को रोशन कर दिया हो। हवा जोर से चली और कृपाण की किरण हवा को चीरती हुई चली गई। दूसरी तरफ चकित इंपीरियल क्लाउड फाल्कन ने चकमा देना भी भूल गया था। वो बस धरती को हिला देने वाली तलवार को अपने सिर पर वार करते हुए देखता रह गया। धमाका, एक तीव्र भूकंप सुना जा सकता था। इस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया बिखर गई हो। आकाश काला हो गया। एक तीखी आवाज हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कट गया हो। अंततः जब चमकदार रोशनी धीरे धीरे समाप्त हो गई, एक लंबे मौन के बाद बीमन विशालकाय जानवर अवाक होकर इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को देखने लगा, जिसे 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। असहाय होकर उसने चलना बंद कर दिया। क्या हम एक ही समय में आगे और पीछे से हमला करने पर सहमत नहीं हुए थे? मैं अभी तक नहीं आया हूं, लेकिन गुरुजी, आपने तो लड़ाई का समाधान कर दिया है, फिर भी आपने मुझे क्यों बुलाया? उसने अपना असंतोष प्रकट करने के लिए 2 बार गुर्राहट की। चू फैंग ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने बीमन विशालकाय जानवर का विरोध नहीं सुना हो। वो जोर से हौंफने लगा। उसने इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को देखा जो उसकी कृपाण से आधा कट गया था और जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें आनंद से भरी थीं। क्या यह 9 कृपाणों की पहली चाल की शक्ति है? बहुत शक्तिशाली। चू फैंग ने पहले ही इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर लिया था। जिस क्षण यूनिटी सेबर ने वार किया, वो सब्जियां काटने जैसा था। वहां कोई बाधा नहीं थी। आरामदायक, संतोषजनक, अत्यंत शक्तिशाली मध्य स्तर का स्वामी केवल उसकी पूर्ण शक्ति के प्रहार से ही मर सकता था। बेशक वो अहंकारी नहीं था। यदि यह तथ्य न होता कि इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को तारा हेलुसिनोजन द्वारा सम्मोहित किया गया था और वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था, तो उसका अभी किया गया वार इतनी आसानी से सफल नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, चू फैंग की चौतरफा मार की शक्ति कम से कम दिव्य भगवान के दायरे की दहलीज तक पहुंच गई थी। अन्यथा इंपीरियल क्लाउड फाल्कन की सुरक्षा को भेदना असंभव होगा। इसे आधे में विभाजित करने की तो बात ही छोड़िए। चू फैंग ने अपना सिर नीचे किया और अपने हाथ में दानव संहारक को देखा। वो अविश्वास में बुदबुदाया, मैं अब एक दिव्य भगवान की शक्ति को मुक्त कर सकता हूं? यद्यपि यह कठिन था, परंतु खिड़की के कागज की वो परत पहले ही छेद दी गई थी। एक दिव्य भगवान और एक महान भगवान की युद्ध शक्ति 2 पूरी तरह से अलग स्तर थे। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? चू फैंग अचानक हैरान रह गया। आधार के संदर्भ में वो अपने 2 दिव्य शरीरों पर निर्भर था तथा उसके पास एक महान ईश्वर के बराबर बुनियादी शक्ति नहीं थी। वो कुछ थोड़े अधिक शक्तिशाली महान देवताओं से भी तुलना नहीं कर सकता था। इसकी तुलना दिव्य भगवान से किए जाने की तो बात ही छोड़िए। अंतर एक खाई जैसा था। हालांकि अपनी कृपाण तकनीक और विभिन्न साधनों पर भरोसा करके वह वास्तव में एक दिव्य भगवान की युद्ध शक्ति को उजागर कर सकता था। इसका मतलब ये भी था। चू फैंग की आंखें अचानक चमक उठी। मेरा क्षेत्र बहुत ऊंचा है। ये तो एक साधारण दिव्य भगवान से भी कहीं अधिक ऊंचा है। पहले की तरह मेरा क्षेत्र नींव की कमी की भरपाई करता है। मेरी वर्तमान स्थिति को समझाने का यही एकमात्र तरीका है। चू फैंग को एक अत्यंत विशेष उपाधि याद आ गई थी जिसका उल्लेख शू वनजुआन ने पहले किया था। अजेय महान परमेश्वर। ऐसा कहा जाता है कि केवल मो तियानकियोंग ने ही यह उपाधि प्राप्त की थी। हाँ, ये केवल एक शीर्षक था, कोई विशिष्ट क्षेत्र नहीं। उदाहरण के लिए मो तियानकियोंग के पास अभी भी यह उपाधि थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो कभी भी ईश्वरीय प्रभु के दायरे में प्रवेश नहीं कर पाया था। अभी तो उसने केवल स्वर्ग का 4था स्तर ही स्थापित किया था, जो कि एक महान ईश्वर की नींव थी। इसलिए वो अभी भी मो तियानकियोंग को एक अजेय महान भगवान कह सकता था। भले ही वर्तमान मो तियानकियोंग में एक दिव्य भगवान को मारने की शक्ति थी। इस समय चू फैंग को शायद एक अजेय महान देवता माना जा सकता है। दिव्य प्रभु के दायरे से नीचे कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसका क्षेत्र इतना ऊंचा था कि साधारण दिव्य भगवान भी वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। ये पूरी तरह से सामान्य ज्ञान के विरुद्ध था, इसलिए अजेय महान ईश्वर जैसा एक विशेष शीर्षक रखा गया। एक विशेष उपाधि जो राज्य से स्वतंत्र थी। प्रत्येक योद्धा जिसने ऐसी उपाधि प्राप्त की थी, निश्चित रूप से एक चौंकाने वाली गति प्राप्त करेगा जब वे वास्तव में दिव्य भगवान के दायरे में प्रवेश करेंगे। वर्तमान पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोगों में केवल मो तियानकियोंग ही चू फैंग के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। हालांकि इससे पहले मो तियानकियोंग के पास अजेय महान देवता की उपाधि थी, लेकिन चू फैंग के पास नहीं थी। दुनिया की नज़र में चाहे चू फैंग कितना भी राक्षसी क्यों न हो,
चाहे उसकी साधना का समय कितना भी छोटा क्यों न हो, वो हमेशा मो तियानकियोंग से कमतर ही रहेगा। यह एक अजेय महान ईश्वर का मूल्य था, और अब चू फेंग मो तियानकियोंग के बराबर था। भले ही ताकत में अभी भी अंतर था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वे दोनों वास्तव में एक ही स्तर पर थे। इस युग ने सचमुच दो अजेय के बीच प्रतिस्पर्धा का स्वागत किया था। चू फेंग मंद मंद मुस्कुराया, उसकी आंखों में चमक दौड़ गई। मो तियानकियोंग, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। मुझे अब तुमसे आगे निकलने मत दो। ये बहुत उबाऊ होगा। अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। चू फेंग के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान दिखाई दी। महान युग का अभी अवतरण होना बाकी था। यदि वो वर्तमान युग के सभी लोगों से आगे निकल जाता, तो क्या ये बहुत उबाऊ नहीं होता? केवल एक बेंचमार्क सामने होने पर ही चू फेंग और भी अधिक उत्साहित हो सकता था। उसने एक गहरी सांस ली। उसने सभी विचलित करने वाले विचारों से छुटकारा पा लिया। भले ही अब उसमें काफी सुधार आ गया हो, फिर भी उसे कदम दर कदम भविष्य तक पहुंचना था। उसने सहजता से दानव वधकर्ता को वापस ले लिया। नियमों की अधिसूचना उसके कानों में गूंज उठी। शिकार मध्य श्रेणी के भगवान X1 प्राप्त एस्ट्रल बीस्ट आत्मा X 2000। चू फेंग ने अपनी थोड़ी रगड़ी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह इंपीरियल क्लाउड फाल्कन निश्चित रूप से मध्य स्तर के प्रभुओं के बीच एक उत्कृष्ट अस्तित्व था। बेशक, इसका मुख्य कारण यह था कि यह बहुत तेज था, अन्यथा इससे उसे 2 मिलियन एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं नहीं मिलती। पिछले कुछ दिनों में छोटे अल्फ के माध्यम से चू फेंग ने लंबे समय से भगवान ग्रेड एस्ट्रल बीस्ट आत्मा के लिए इनाम के नियमों को समझ लिया था। साधारण निम्न श्रेणी के एस्ट्रल जानवरों ने 200,000 से 1000,000 तक दिया। प्रारंभिक अवस्था के भगवान के शिखर की ऊपरी सीमा 1 लाख एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं थी। उदाहरण के लिए, पहले वाला गोल्डन आइड पेंगोलिन, मध्य श्रेणी के प्रभु स्तर के सूक्ष्म जानवर लगभग 1 से 2 मिलियन के बीच थे। ऊपरी सीमा 2 मिलियन सूक्ष्म जानवर आत्माएं थीं। जहां तक उच्च श्रेणी के प्रभु स्तर के सूक्ष्म जंतुओं की बात है, तो उनकी संख्या सामान्यतः 2 मिलियन से अधिक थी। इनमें से सर्वश्रेष्ठ की संख्या 3 से 5 मिलियन तक भी पहुंच सकती है। अतीत में चू फेंग को लगा था कि 10 मिलियन का उसका लक्ष्य वास्तव में उसकी पहुंच से बाहर था। लेकिन जब उसकी ताकत बढ़ गई, विशेष रूप से एक नेता स्तर के एस्ट्रल बीस्ट को गुलाम बनाने के बाद, पीछे मुड़कर देखने पर यह खगोलीय मूल्यांकन लक्ष्य वास्तव में केवल इतना ही था। अब अनजाने में चू फेंग ने इसे पूरा कर लिया था। जैसा कि अपेक्षित था, कुछ चीजें उन लोगों के लिए कठिन नहीं होती जो उन्हें करना जानते हैं। चू फेंग ने भावुक होकर आह भरी। वो अभी सोच ही रहा था कि दूसरे नियम की अधिसूचना आ गई जिसका वह इंतजार कर रहा था। डिंग, बेहतरीन उम्मीदवार, बधाई। अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता से आपने एस्ट्रल बीस्ट्स के विशाल समुद्र में विंड गार्डियन एस्ट्रल बीस्ट को सटीक रूप से ढूंढ निकाला और उसे सफलतापूर्वक मार डाला। आपने कानूनों की गुप्त कुंजी X1 प्राप्त कर ली है। ओह, यह आवाज सुनकर चू फेंग ने राहत की लंबी सांस ली। मैंने कानून की तीसरी गुप्त कुंजी प्राप्त कर ली है। और आज मेरे साथ 2 महान चीजें घटित हुई है। अब से मैं, चू फेंग, वास्तव में मुख्य क्षेत्र में लड़ाई में भाग लेने की योग्यता रखता हूं। चू फेंग खुशी से भर गया। हाल ही में उन्होंने जो कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे, वे सभी लगभग पुनर्तः प्राप्त हो गए। कानून की 3 गुप्त कुंजियों के साथ चू फेंग को यकीन था कि विशाल प्रारंभिक मैदान में अब कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता। वो स्टार्टिंग ग्राउंड का संरक्षक बनने से केवल एक कदम दूर था। यहां तक कि सबसे निम्न अधिकारी भी किसी को उत्साहित करने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार प्रारंभिक भूमि बहुत विशाल और शक्तिशाली थी। गाजेन की यह उपाधि अनंत अवसरों का प्रतिनिधित्व करती थी। यह एक ऐसा खिताब था जिसका सपना अनगिनत लोग देखते थे। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? चू फेंग गहरी सोच में पड़ गया। उसके सामने अब केवल 2 ही रास्ते बचे थे। पहला था अपनी शिकार यात्रा जारी रखना। यदि वो इतना भाग्यशाली रहा कि उसने किसी अन्य संरक्षक आस्ट्रल जानवर को मार डाला, तो उसे सीधे तौर पर एक उपाधि प्राप्त हो जाएगी। कोई भी इसके लिए प्रतिस्पर्धा या लड़ाई नहीं कर रहा था। वो चुपचाप अपना भाग्य बना रहा था। उसे अवश्य ही अकल्पनीय लाभ प्राप्त होगा। लेकिन समस्या ये थी कि शेष बचे संरक्षक सूक्ष्म जानवरों में से किसी से भी निपटना आसान नहीं था। यहां तक कि सबसे कमजोर दिखने वाली नदी संरक्षक एस्ट्रल जानवर, रानी मेडुसा, एक उच्च स्तरीय स्वामी थी। इसके अलावा अपने पिछले अनुभव से नियमों द्वारा चुने गए सभी संरक्षक सूक्ष्म जानवर अपने साथियों के बीच उत्कृष्ट थे। अद्वितीय कौशल के साथ
चू फैंग की वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए दूसरे पक्ष का शिकार करना केवल एक कल्पना थी। वास्तव में हो सकता है कि दूसरा पक्ष उसे मिठाई के रूप में निगल ले। जब तक चू फैंग शांत नहीं हो जाता और बीमॉन विशालकाय जानवर को उच्च स्तर का स्वामी बनाने से पहले 1 महीने या कुछ महीने तक पागलपन से शिकार नहीं कर लेता। इस तरह वो अभी भी लड़ने में सक्षम हो सकता है, हालांकि इसमें बहुत समय लगेगा। चू फैंग चिंतित था कि इतने लंबे समय के बाद फिर से कुछ होगा। दूसरी विधि सरल थी, उसे फिर से मुख्य समूह में शामिल हो जाना था और धारा के साथ बहते हुए आगे बढ़ने के अवसर की प्रतीक्षा करनी थी। आखिरकार बहुत सारी टीमें थीं जो गार्जियन की उपाधि पाने के लिए प्रयासरत थीं। भले ही प्रत्येक टीम की व्यक्तिगत ताकत बहुत अधिक न हो, लेकिन एक बार वे एकत्र हो जाएं तो वे एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे। कौन सी टीम जिसने कोर क्षेत्र में आगे बढ़ने का साहस किया, उसमें आत्मविश्वास नहीं था? यदि वो भाग्यशाली रहा और उसका सामना गार्जियन एस्ट्रल बीस्ट से हुआ तो उसे मौका मिल जाएगा। अधिक से अधिक वो हर किसी से लड़ता ही रहता था। चू फैंग को अभी भी अपने हाथों में मौजूद शक्ति पर पूरा भरोसा था। अगर वास्तव में कोई और रास्ता नहीं था तो चू फैंग सभी को रानी मेडुसा तक पहुंचा सकता था और उनकी ताकत का इस्तेमाल करके उसे मार सकता था। चाहे जो भी हो, यह अकेले रानी मेडुसा को मारने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने से बेहतर था। अतीत के बारे में सोचते हुए मुझे लगता है कि एक प्रारंभिक स्तर के भगवान और एक मध्य स्तर के भगवान के संरक्षक एस्ट्रल जानवर का शिकार करने से ही बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे। यदि उसने अपने अंतर्ज्ञान में दिव्य भगवान की कृपाण तकनीक को नहीं समझा होता तो वह अपना जीवन खो देता। ये बहुत खतरनाक था। रानी मेडुसा जैसे अस्तित्व का तो जिक्र ही नहीं। सिर्फ इसलिए कि वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह अब और जीना नहीं चाहता था। ये सब पता चलने के बाद चू फैंग ने तुरंत एक निर्णय लिया। मुझे पहले डेमन हंटिंग टीम के लोगों से मिलना चाहिए। हमारी आखिरी मुलाकात को बहुत समय हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। चू फैंग स्पष्ट रूप से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि वे सभी लोग प्रतिभाशाली थे। वे उसकी प्रतिभा के सामने फीके पड़ गए थे। इस बार इतने लंबे समय तक अलग रहने के बाद उसे आश्चर्य हुआ कि सभी लोग कितनी दूर जा सकते हैं। शायद वे उसे कोई आश्चर्य देंगे। चू फैंग हल्के से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। वो पीछे मुड़ा और ऊब चुके बीमन विशालकाय जानवर को देखने लगा। उसने अचानक अपना हाथ हिलाया। छोटे दोस्त, चलो। दहाड़ दहाड़। बीमन विशालकाय जानवर ने दंडवत प्रणाम किया और चू फैंग को अपने कंधे पर कदम रखने दिया। फिर वह आगे बढ़ा और रास्ते में आने वाले ऊंचे पेड़ों की ओर क्रूरतापूर्वक धक्का देने लगा। इसने अपना रास्ता आगे बढ़ाया। असंख्य पक्षी और जानवर भयभीत होकर सभी दिशाओं में भाग गए। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बीमन विशालकाय जानवर पर उच्च श्रेणी की सूक्ष्म जानवर आभा इन निम्न श्रेणी के सूक्ष्म जानवरों के खिलाफ बहुत शक्तिशाली थी। चू फैंग अकेले रहकर खुश था। वो बेमन विशालकाय जानवर के कंधे पर सहजता से लेट गया। अपने मन में वो अपनी कृपाण तकनीक का अभ्यास करने लगा। चूंकि उसका क्षेत्र काफी ऊंचा था, चू फैंग पहले से ही बिना तलवार चलाए ही उसका अभ्यास कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सुस्त होकर सो रहा था। वो कभी कभी झपकी भी ले लेता था। संक्षेप में, वो अभी भी कृपाण तकनीक का अभ्यास करेगा। यह एक ऐसा कौशल था जिसे व्यर्थ नहीं किया जा सकता था। हालांकि जिस बात ने चू फैंग को असहाय महसूस कराया वो ये थी कि वह नहीं जानता था कि आगे कैसे बढ़ना है। वो वास्तव में उलझन में था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चू फैंग के पास 9 कृपाणों का गुप्त मैनुअल नहीं था। कृपाण तकनीक के सर्वोच्च गुप्त मैनुअल के रूप में स्वाभाविक रूप से 9 कृपाणों की बहुमूल्यता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि चू फैंग बहुत अच्छी तरह से जानता था 9 कृपाणें दूसरों के लिए बेशकीमती हो सकती है, लेकिन पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए यह एक मुफ्त उपहार की तरह थी। क्योंकि संपूर्ण 9 सेबर गोल्डन रैंकिंग सूची में थे। चू फैंग की वर्तमान ताकत के साथ अगर वो पृथ्वी पर लौट आया तो वो आसानी से इसका आदान प्रदान कर सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि वो फिलहाल वापस नहीं जा सकता था। यही बात चू फैंग को सबसे असहाय बनाती थी। उसके पास अभ्यास के लिए स्पष्ट रूप से एक सर्वोच्च कृपाण मैनुअल था, लेकिन वो उसे प्राप्त नहीं कर सका। चू फैंग को दुख हुआ। सौभाग्य से एक बार नेदरवर्ल्ड सम्राट ने उसे अपने वश में कर लिया था और व्यक्तिगत रूप से 9 कृपाणों की पहली 6 चालों का प्रदर्शन किया था। चू फैंग अभी भी आगे का रास्ता स्पष्ट रूप से देख सकता था और आगे बढ़ना जारी रख सकता था। अन्यथा उसे सचमुच पता नहीं था कि क्या करना है।
हालांकि ये साधना पद्धति स्वाभाविक रूप से 9 कृपाणों की गुप्त पुस्तिका के साथ साधना करने से निम्नतर थी। इसलिए चू फैंग को अभी भी उम्मीद थी कि 9 कृपाणों की गुप्त पुस्तिका प्राप्त करने का कोई रास्ता होगा। इसके बारे में सोचने के बाद चू फैंग को एहसास हुआ कि शायद ये शाही दरबार दिव्य महाद्वीप में मौजूद था, क्योंकि यही वो स्थान है जहां प्राचीन मानव एकत्रित होते थे। वास्तव में यहाँ के खजाने के लिए प्राचीन दानव जाति के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए ये लोग अपने घर पृथ्वी से भी अधिक समय तक यहाँ रहे थे। 9 कृपाण देव सम्राट का प्राचीन मनुष्यों के साथ घनिष्ठ संबंध था और वे लंबे समय तक यहाँ रहते भी थे। उनके लिए अपनी विरासत का कुछ हिस्सा पीछे छोड़ना सामान्य बात थी। इसलिए चू फैंग को लगा कि उसके पास अभी भी 9 कृपाणों की गुप्त पुस्तिका को अग्रिम रूप से प्राप्त करने का मौका है, यहाँ तक कि पहले कुछ कदम भी पर्याप्त थे। जैसे ही चू फैंग ने अपना सिर हिलाया और विचार किया, अचानक आदिकालीन अराजकतामा बच्चे का यंत्र, जो लंबे समय से नहीं हिला था, हिल गया। चू फैंग ने भौं उठाए। उसे याद आया कि उसने म्यू किंगलान को केवल एक उपशरीर दिया था। क्या ये हो सकता है कि म्यू किंगलान उसे ढूंढ रही थी? हैरान नजर से चू फैंग ने जल्दी से आदिम अराजकतामा बच्चे के उपकरण की मां को बाहर निकाला। एक सरल किंतु अत्यावश्यक वाक्य उसके सामने आया। भाई चू, मुझे अभी खबर मिली है कि दानव शिकार दल के बारे में जानकारी है जिसे खोजने के लिए आपने मुझे कहा था। मैंने अभी सुना है कि वे अब खतरे में है। ऐसा कहा जाता है कि दानव शिकार दल को एक अनमोल खजाना प्राप्त करने में बहुत किस्मत मिली थी। हालांकि जब ये खबर फैली तो अनगिनत लोगों ने इसे पाने की लालसा की और इसके पीछे भागे। तीसरी दुनिया में भी तुम्हारे जैसे शीर्ष प्रतिभाशाली लोग हैं। मुझे लगता है उसका नाम है डेमन सोन एरक्यू। इसके अलावा उसके पीछे कई दिव्य भगवान भी हैं। उसकी ताकत बहुत भयानक है। दानव शिकार टीम काफी मजबूत है, लेकिन इस बार उनके प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली है। यदि आपको संदेश प्राप्त हुआ है तो कृपया तुरंत उत्तर दें। म्यू किंगलान की थोड़ी चिंतित आवाज सुनकर चू फैंग बीमन विशालकाय जानवर के कंधे से उठ खड़ा हुआ। जब वो गुर्राया तो उसकी आंखें तुरंत हत्या की बढ़ती मंशा से ढक गईं। दानव पुत्र एरक्यू, तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। बिना सोचे समझे उसने जल्दी से जवाब दिया। मिस म्यू, अब क्या स्थिति है? वे अब कहाँ हैं? दूसरी तरफ म्यू किंगलान स्पष्ट रूप से बच्चे के उपकरण के पास इंतजार कर रहा था। तुरंत जवाब आया। जब मुझे इस बारे में पता चला तब तक दानव शिकार दल का पीछा किए हुए 2 दिन बीत चुके थे, इसलिए अब मुझे उनका सही स्थान नहीं पता है। चू फैंग की अभिव्यक्ति तुरंत पीली हो गई। 2 दिन बीत गए थे? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि दानव शिकार टीम बर्बाद हो सकती है? दूसरी तरफ म्यू किंगलान को पता था कि चू फैंग बकवास सोचेगा और जल्दी से कहा, भाई चू, चिंता मत करो। जहां तक मुझे पता है, दानव शिकार दल में हर कोई अभी भी जीवित है। मैंने सुना है कि उन्होंने उस खजाने का इस्तेमाल लंबे समय तक कई दिव्य भगवान विशेषज्ञों का विरोध करने के लिए किया था। यहां तक कि एक दिव्य भगवान विशेषज्ञ भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए यहां तक कि दानव पुत्र एरक्यू और अन्य भी तुरंत सफल नहीं हो पाएंगे। हालांकि अगर यह जारी रहा तो मुझे डर है कि वे अभी भी परेशानी में रहेंगे। ये सुनकर चू फैंग को थोड़ी राहत महसूस हुई। यू और अन्य लोगों के पास सचमुच कुछ साधन थे। हालांकि अब भी यह थोड़ा परेशानी भरा था। दानव शिकार दल का सटीक स्थान जाने बिना वह नहीं जानता कि कहां जाना है, भले ही वो उन्हें बचाना चाहता हो। अचानक उसे कुछ विचार आया। चू फैंग ने जल्दी से कहा, मिस नी, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपकी जानकारी कहां से आई? मैं डेमन हंटिंग टीम का सटीक स्थान जानना चाहता हूं। बेशक, मैं जानकारी के लिए भुगतान करने को तैयार हूं। कोर क्षेत्र में एक अत्यंत दूर स्थान पर म्यू किंगलान ने अपनी आंखें घुमाईं और अवाक होकर अपने होंठ बंद कर लिए। यह आदमी अभी भी मेरे प्रति बहुत विनम्र है। हालांकि अब मानव जीवन दांव पर था। म्यू किंगलान चू फैंग से परेशान नहीं हो सका और कहा, यह जानकारी जून परिवार से प्राप्त की गई थी। लगता है कि जुन फैंग ने हाल ही में एक बेहद शक्तिशाली उम्मीदवार से दोस्ती की है। उस व्यक्ति के पास दुनिया का पता लगाने के साधन है। यदि आप दानव शिकार दल का सटीक स्थान जानना चाहते हैं तो आप केवल उस व्यक्ति से मदद मांग सकते हैं। बस इतना है कि आपको माध्यम के रूप में लक्ष्य के निजी सामान की आवश्यकता होती है, इसलिए आपको पहले व्यक्तिगत रूप से वहां जाना होगा। चू फैंग ने भौं उठाई। ये तरीका साधारण नहीं था जैसे ही वो सावधानी से पूछने वाला था। म्यू किंगलान ने आगे कहा, हालांकि मेरा सुझाव यह नहीं है कि आप सीधे जुन फैंग के पास जाएं। वो आदमी बहुत घमंडी है। वो शायद आपकी बात पर विश्वास न करे। बेहतर होगा कि तुम पहले आओ और मुझे ढूंढो, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा।
वैसे भी हम जुन परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं, हमारी मंजिल एक ही है। चू फेंग हैरान था। आखिरी तीसरे दर्जे के जानवर ज्वार के बाद से समय की गिनती करते हुए 7 से 8 दिन बीत चुके हैं। क्या आप लोग अभी तक जुन परिवार से नहीं मिले हैं? इससे पहले चू फेंग को याद आया कि जब दोनों पक्ष अलग हुए थे तो म्यू किंगलान ने उल्लेख किया था कि वह आगे होने वाली संभावित लड़ाई से निपटने के लिए सभी मानव आत्मा जाति के सदस्यों को इकट्ठा करना चाहती थी। म्यू किंगलान ने इसे छिपाया नहीं और सीधे कहा, क्योंकि रास्ते में म्यू परिवार और जी परिवार को कुछ अवसर मिले, इसलिए आदिवासी बुजुर्गों से मिलने के बाद हम सीधे अवसरों की तलाश में चले गए। हमारे पास जून परिवार से मिलने का समय नहीं था। चू फेंग ने सिर हिलाया। ये स्टार्टिंग ग्राउंड के मुख्य क्षेत्र का आकर्षण था। यहाँ अनगिनत अवसर और खजाने थे। यहाँ अगर कोई लंबे समय तक जीवित रहे तो कुछ भी संभव था। तो फिर मुझे बताओ कि तुम अभी कहाँ हो, मैं तुरंत दौड़कर आता हूँ। चू फेंग ने अधीरता से पूछा। जल्द ही म्यू किंगलान द्वारा संख्याओं की एक श्रृंखला भेजी गई। उसके बगल में छोटे अल्फ ने सिर हिलाया और नेविगेशन शुरू किया। जहां तक बीमन जायंट बीस्ट का प्रश्न है, ये पूरी तरह से एक दयनीय यात्रा वाहन बन गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि केवल बीमॉन विशालकाय जानवर जैसे शक्तिशाली सूक्ष्म जानवर ही कुछ अज्ञानी सूक्ष्म जानवरों को अपना रास्ता रोकने से रोक सकते थे। चू फेंग ने म्यू किंगलान से कुछ और विवरण पूछा तो वह शांत हो गया और जवाबी उपाय के बारे में सोचने लगा। वर्तमान जानकारी अपर्याप्त थी। चू फेंग को केवल इतना पता था कि दानव शिकार दल के सदस्यों को खजाने की वजह से लोगों के एक समूह ने घेर लिया था। उनमें से दानव सोन एर क्यू ने सबसे मजबूत टीम का नेतृत्व किया। इसके अलावा वहां काफी संख्या में दिव्य भगवान भी थे। आखिरकार जिन टीमों ने मुख्य क्षेत्र में घूमने का साहस किया, उनमें से अधिकांश पर एक दिव्य भगवान विशेषज्ञ का शासन था। हालांकि दानव शिकार दल वास्तव में उनका विरोध करने में सक्षम था। ये वास्तव में चू फेंग की उम्मीदों से परे था। वे लोग इतने बहादुर कब हो गए? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले भी उन्हें फंसाया हो? देखो, हम केवल थोड़े समय के लिए अलग हुए हैं, लेकिन दिव्य भगवान विशेषज्ञों का एक समूह उन्हें पकड़ नहीं सकता है। चू फेंग ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाए। उसके पास इससे निपटने का कोई उपाय सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चाहे कुछ भी हो, उसे उन्हें बचाना ही था। ये शक्ति के टकराव के बिना संभव नहीं हो सकता था। कम से कम बीमन विशालकाय जानवर ही उसकी तरफ से एकमात्र सक्षम व्यक्ति था। जहां तक उसका प्रश्न है, यद्यपि वह एक नौसिखिए दिव्य भगवान की शक्ति का प्रयोग कर सकता था, फिर भी वह एक दिव्य भगवान विशेषज्ञ को हराने या यहां तक कि मार डालने में सक्षम होने से बहुत दूर था। आखिरकार इस युग में जो कोई भी दिव्य भगवान विशेषज्ञ बन सकता था, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता था, तो फिर वो कम समय में अपनी ताकत कैसे बढ़ा सकता था? चू फेंग ने उत्सुकता से अपना सिर खुजलाया। वो हताश होकर बीमन विशालकाय जानवर के कंधे पर लेट गया। अचानक, जैसे उसने कुछ सोचा हो, उसकी आंखें चमक उठी और वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। ओह ठीक है, मैं उस चीज के बारे में लगभग भूल ही क्यों गया था। स्वर्ग और पृथ्वी का तीसरा दिव्य शरीर 7वीं कक्षा के आध्यात्मिक निवास में, जिसे चू फेंग ने खजाना मूल्यांकन बैठक से नीलाम कर दिया था, 3 दिव्य शरीर थे। हालांकि क्योंकि उनके भौतिक गुण और क्षेत्र तीसरे दिव्य शरीर के साथ सीधे जुड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक कदम पीछे ले लिया और अस्थायी रूप से तीसरे दिव्य शरीर को छोड़ दिया। वास्तव में उस समय दूसरे दिव्य शरीर के साथ विलय करना बहुत मुश्किल था। विलय का समय अधिकतम 10 मिनट था। हालांकि इस समयावधि के बाद चू फेंग लगातार अपने कैओस डांटियन को फिर से भरने के लिए एस्ट्रल पावर को अवशोषित कर रहा था। अनंत सूक्ष्म शक्ति उसके शरीर से होकर गुजरी। सूक्ष्म रूप से इसने चू फेंग के शरीर को लंबे समय तक पोषित किया था। चू फेंग ने अनुमान लगाया कि उसके वर्तमान भौतिक गुण स्वर्ग और पृथ्वी के तीसरे दिव्य शरीर को सहारा देने के लिए पर्याप्त होने चाहिए, है ना? आखिरकार इस समयावधि के दौरान जब वो दूसरे दिव्य शरीर के साथ जुड़ गया तो उसे कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। ये बहुत लंबे समय तक चला। इसके अतिरिक्त हाल ही में उसका राज्य अनगिनत बार बढ़ा था, इसलिए सत्ता पर उसका नियंत्रण और भी अधिक सूक्ष्म था। शायद वो तीसरे दिव्य शरीर के साथ विलय कर सकता है। चू फेंग की आंखें चमक उठी। अब भी उनकी सबसे बड़ी समस्या उनकी नींव थी, और यदि वो तीसरे दिव्य शरीर के साथ विलय कर सके तो निस्संदेह यह उसके और उन दिव्य भगवान स्तर के विशेषज्ञों के बीच की दूरी को कम कर देगा। इस तरह उसकी असली लड़ाकू शक्ति निश्चित रूप से एक छोटा सा विस्फोट करने में सक्षम होगी। आशा है। चू फेंग ने अपनी जांघ पर थपथपाया। चलो ये करते हैं।
उन्होंने काप फ्लिप किया। चू फेंग सीधा खड़ा हो गया, उसकी आंखें खुशी से भर गईं। बिना सोचे समझे उसने अपने भंडार से 7वीं श्रेणी का आध्यात्मिक निवास निकाला। आध्यात्मिक धाम में 3 विशाल शरीर खड़े थे, अजेय वज्र शरीर, विशाल स्वर्गीय हरित बिजली शरीर और अंत में वैरोचना शरीर। इससे पहले चू फेंग पहले 2 निकायों के साथ सफलतापूर्वक विलय कर चुका था। उसके शरीर की मूल गुणवत्ता एक साधारण महान ईश्वर विशेषज्ञ के समान थी। ये भी इसी वजह से था कि चू फेंग के पास अपनी कृपान तकनीक की मदद से एक महान देवता को मारने की ताकत थी। और अब ये फाउंडेशन चू फेंग की लड़ाई का सामना नहीं कर सकता था। इसलिए चू फेंग ने अपनी नजर अंतिम दिव्य शरीर पर रखी। वैरोचना शरीर नाम तो काफी दबंग लग रहा था। इसके अलावा स्काई ट्रेजर पवेलियन के अनुसार अंतिम दिव्य शरीर में पिछले 2 की तुलना में अधिक आध्यात्मिक निवास ऊर्जा थी। चू फेंग को थोड़ा डर लगा। उन्हें इस बात पर संदेह था कि क्या उनकी वर्तमान शारीरिक क्षमता आगामी प्रभाव को झेल पाएगी। हालांकि तीर डोरी पर था और उसे छोड़ना पड़ा। चू फेंग केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकता था। उसने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अचानक तीनों दिव्य शरीरों को अपने शरीर में समाहित कर लिया। पहले अजेय वज्र शरीर और दूसरे विशाल स्वर्ग हरे बिजली शरीर का सम्मिलन बहुत सहज था। आखिरकार चू फेंग ने खुद को अनगिनत बार इससे परिचित किया था। उस समय चू फेंग अपने शरीर में आध्यात्मिक निवास की बढ़ती शक्ति को महसूस कर सकता था। हालांकि यह अभी भी उस परिणाम से बहुत दूर था जो चू फेंग चाहता था। वो जरा भी विचलित होने का साहस नहीं कर सका। उसने एक गहरी सांस ली। वो अचानक तीसरे वायरोकाना शरीर को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया। धमाका! चू फेंग के शरीर से अचानक एक तेज हवा की लहर फूट पड़ी। उस प्रचंड बल के सामने तेजी से दौड़ता हुआ बीमन विशालकाय जानवर भी लड़खड़ाए बिना न रह सका। वो लगभग जमीन पर गिर गया। उसने जल्दी से अपना सिर झुकाया और अपने मालिक की ओर देखा। इस समय चू फेंग की अभिव्यक्ति अत्यंत क्रूर थी। हालांकि वो अभी भी अपने दांतों के बीच से शब्द निकाल रहा था। छोटे बीमन, अपने रास्ते पर चलते रहो। मेरी परवाह करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वह आगे बोलने में असमर्थ हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी पूरी शक्ति से इस दिव्य शरीर से युद्ध करने लगा। चू फेंग को लगा कि यह वैरोचना शरीर एक बम की तरह था जिसे उसने जबरदस्ती अपने शरीर में ठूंस लिया था। लेकिन वो इसे पचा नहीं सका। इसलिए अब ये टाइम बम चू फेंग के शरीर में बेतहाशा घूमने लगा, जिससे उसे इतना दर्द होने लगा कि वह चाहता था कि वह मर जाए। उसका सिर ठंडे पसीने से लथपथ था। उसे डर था कि यह चीज किसी भी क्षण फट जाएगी। चू फेंग के चेहरे पर गंभीर भाव थे। यदि वो अभी बम निकालना चाहता तो वो अभी भी ऐसा कर सकता था। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि स्वर्ग और पृथ्वी के तीसरे दिव्य शरीर के साथ विलय करने का उनका प्रयास पूरी तरह से विफल हो गया था। यह एक ऐसा परिणाम था जिसे चू फेंग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। चू फेंग महसूस कर सकता था कि हर बार जब यह वैरोचना भगवान उसके शरीर में घूमता है तो उसका शरीर छोटा हो जाता है। इसका मतलब यह था कि उसका वर्तमान शरीर अभी भी धीरे धीरे दूसरे पक्ष को अवशोषित कर सकता था, लेकिन इसके लिए उसे पर्याप्त समय चाहिए था। यह उसके और वैरोचना बॉडी के बीच लड़ाई थी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वो टिक पाता है या नहीं। यदि वो टिक पाता तो वो इसके साथ घुल मिल सकता था। यदि वो टिक न सका तो उसके सारे पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। चू फेंग ने अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखों में क्रूरता की झलक दिखाई दी। मैं, चू फेंग, बहुत सी कठिनाइयों से गुजरा हूं। क्या मैं तुम्हारे जैसी मृत चीज के साथ कुछ नहीं कर सकता? क्या मजाक! बेशक, फिर भी उसके पूरे शरीर में दर्द नकली नहीं हो सकता था। चू फेंग के लिए हर मिनट और हर सेकंड यातना था, लेकिन अब उसके पास इसे थोड़ा थोड़ा करके पीसने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लोहे के मूसल को पीसकर सुई बना दिया गया। तीव्र दर्द में अपना ध्यान भटकाने के लिए चू फेंग ने अपनी कृपान तकनीक का अध्ययन भी शुरू कर दिया। उसके मन में अनगिनत कृपान रोशनियां और तलवार की छायाएं उभरी। रहस्यमयी कृपानों की एक श्रृंखला हवा में उड़ गई, मानो वे दर्द को चकनाचूर कर देंगी। किसी कारण से तीव्र दर्द के दबाव में चू फेंग वास्तव में आत्मज्ञान के करीब पहुंच गया। उसने यूनिटी सेबर पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी जिसे उसने अभी अभी पकड़ा था। चू फेंग के लिए यह एक सुखद आश्चर्य था। कृपान तकनीक की अपनी समझ पर भरोसा करते हुए चू फेंग वास्तव में अस्थायी रूप से दर्द को भूल गया। जैसे ही वो बीमन विशालकाय जानवर के कंधे पर पैर रखकर बैठा, हवा उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन ये चू फेंग को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पा रही थी।
समय मिनट दर मिनट बीतता गया। अनजाने में चू फैंग के चारों ओर की तीव्र वायु तरंगें धीरे धीरे समाप्त हो गईं। ऐसा नहीं था कि विलय असफल हो गया था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। चू फैंग अचानक उठ खड़ा हुआ और अपनी मुठियां भींच ली। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। मैं सफल। आधार की कितनी महान शक्ति। अगले ही पल चू फैंग ने अचानक अपने पैरों के नीचे ताकत लगाई और उसका शरीर बीमन विशालकाय जानवर के कंधे से उड़ गया। उसके सामने कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा पहाड़ था। उसने अचानक एक मुक्का मारा। धमाका। एक क्षण में रेत, पत्थर और धूल चारों ओर उड़ने लगी। चू फैंग ने अपने सामने छोटे पहाड़ को देखा जो उसके मुक्के से आधा नष्ट हो गया था। उसकी आंखों में खुशी अवर्णनीय थी। किसी को यह जानना था कि उसने अभी तक किसी भी क्षेत्र संवर्धन का उपयोग नहीं किया है। उसके शरीर की मूल शक्ति से उत्पन्न विनाशकारी शक्ति वास्तव में कुछ महान देवताओं के बराबर थी। यहां तक कि चू फैंग भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। इन 3 दिव्य शरीरों के प्रभाव अत्यंत अच्छे हैं, है ना? क्या उस समय आकाशीय खजाना मंडप के तीसरे मास्टर बाओ ने यह नहीं कहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी के 3 दिव्य निकायों का संयोजन एक महान ईश्वर की पूर्ण शक्ति के बराबर था? क्या उसने कोई गलती की, या ये 3 दिव्य शरीर मेरे अनुकूल होने के लिए पैदा हुए थे? चू फैंग ने अपने होठों को चटकाया। वो केवल अनुमान लगा सकता था। इसे भूल जाओ, कौन परवाह करता है कि कारण क्या है? वैसे भी स्वर्ग और पृथ्वी के ये 3 दिव्य शरीर वास्तव में मेरी मूल शक्ति को एक साधारण शिखर महान देवता के बराबर बनाते हैं। उस स्थिति में कृपाण तकनीक की वृद्धि के साथ मेरी शक्ति। चू फैंग की आंखें तुरंत चमक उठी। पहले उन्हें केवल एक नौसिखिए दिव्य भगवान की शक्ति वाला ही माना जाता था। अब चू फैंग इसे आजमाने की योजना बना रहा था। छोटे से अल्फ की आवाज उसके कानों में गूंजी। गुरुजी, हम आपके द्वारा पहले निर्धारित किए गए निर्देशांक पर पहुंच गए हैं। बहुत दूर नहीं, बहुत से उम्मीदवार इकट्ठे हैं। मुझे लगता है कि ह्यूमन स्पिरिट रेस के वे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। छोटे अल्फ की बातें सुनकर चू फैंग ने अपनी भौहें उठाईं। क्या पहुंचा? यह इतना तेज कैसे हो सकता है? लेकिन अगले ही पल चू फैंग को इसका एहसास हो गया और वो हौंफने लगा। अरे वाह, हे भगवान, मैंने वास्तव में 3 दिन साधना में बिताए हैं। चू फैंग को इसे स्वीकार करना मुश्किल लगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सभी लोग कहते थे कि पहाड़ों में ध्यान लगाने से व्यक्ति समय बीतने को भूल जाता है। जब उसकी शक्ति एक निश्चित स्तर पर पहुंच गई, तो वो कुछ समय के लिए साधना कर सकता था और बाहरी दुनिया बदल सकती थी। चू फैंग की उम्र सिर्फ 20 साल थी। स्वाभाविक रूप से उसे यह अनुभव नहीं हुआ। लेकिन इस बार वो सचमुच इसे महसूस कर सकता था। उसने राहत की सांस ली। ओह, भूल जाओ, चूंकि हम पहले से ही यहाँ हैं, तो चलिए पहले म्यू किंगलान और बाकी लोगों से मिलते हैं। हम उन्हें अब और इंतजार नहीं करवा सकते। जैसे ही वो विचार कर रहा था, चू फैंग ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और बीमन विशालकाय जानवर को दूर कर दिया। वो अबाबील की तरह हल्का होकर सबकी दिशा में तेजी से बढ़ा। हालांकि वो और भी अधिक चिंतित हो गया। मुझे उम्मीद है कि यू और बाकी लोग थोड़ी देर और टिक पाएंगे। मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। चू फैंग जंगल से तेजी से चला गया। अपनी गति के साथ वो जल्दी से म्यू किंगलान और अन्य लोगों के पास पहुंच गया। वो एक निचले जंगल से होकर गुजरा। उसके सामने एक गहरी घाटी दिखाई दी। चू फैंग को अच्छी तरह से पता था कि मानव आत्मा जाति के म्यू और जी परिवार स्वास्थ्य लाभ के लिए अंदर छिपे हुए थे। एक क्षण में वह उसमें गायब हो गया। जैसे जैसे उसकी आकृति नीचे उतरती गई, चू फैंग को घाटी के तल से एक शक्तिशाली आभा में उतार चढ़ाव का आभास हुआ। घाटी के तल पर विशेषज्ञ मौजूद थे, दिव्य भगवान विशेषज्ञ, और वहां एक से अधिक थे। क्या वो मानव आत्मा जाति का एक बुजुर्ग हो सकता है, या फिर कोई और मोड़ था? म्यू किंगलान से बात किए हुए 3 दिन हो चुके थे। कौन जानता था कि यहाँ क्या हुआ था? इसलिए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए चू फैंग ने सावधानीपूर्वक अपना आकार छुपाया और धीरे धीरे नीचे गोता लगाया। उसी समय घाटी के तल पर दोनों भारी भरकम आकृतियां, जो एक दूसरे पर पैर रखकर बैठी थीं, लगभग एक ही समय पर ऊपर देखने लगी, मानो उन्हें कुछ आभास हो गया हो। बैंगनी लबादे में एक बूढ़े आदमी ने कहा, बड़े म्यू फैंग, वो चालाक बच्चा वही होना चाहिए जिसके लिए किंगलान ने जोर देकर कहा था कि हम उसका इंतजार करें, है ना? उसके सामने हरे रंग का लबादा पहने एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और सिर हिलाया। किंगलान ने मुझे चू फैंग की छवि दिखाई। ये वास्तव में वही है। हालांकि ये छोटा सा साथी काफी सतर्क है। क्या उसे डर है कि हम यहां उस पर घात लगाएंगे?
बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्या ये सम्राट स्तर की प्रतिभा है जिसके बारे में किंगलान ने कहा था कि वो जुन फैंग के बराबर है? वो थोड़ा ज्यादा डरपोक है। किसी भी मामले में मैं यह नहीं कह सकता कि वो जुन फैंग से कैसे तुलना कर सकता है। उसके पास बिल्कुल भी प्रभुत्वशाली व्यक्ति की आभा नहीं है। हरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। बड़े जी होंग, आप गलत हैं। मुझे लगता है कि चू फैंग की हरकतें सही है। हम योद्धा तभी तक अन्य चीजों के बारे में बात करने के योग्य हैं जब तक हम जीवित हैं। सतर्क रहने में कोई बुराई नहीं है। जब बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने यह सुना तो उसे बुरा तो नहीं लगा, लेकिन उसने कोई प्रतिवाद भी नहीं किया। आखिरकार उसके सामने रहने वाले म्यू परिवार के बुजुर्ग उससे थोड़े बड़े थे। इतनी छोटी सी बात पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो खड़ा हुआ और पास ही खड़े लोगों को आदेश दिया, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, तैयार हो जाओ, हम बाद में निकल सकते हैं। भीड़ में म्यू किंगलान की खूबसूरत आंखें चमक उठी। एल्डर जी होंग, क्या चू फैंग आ गया है? उसके पीछे जी चाओ ने अति प्रसन्न म्यू किंगलान को देखा और उसे अजीब महसूस हुआ। हालांकि जी चाओ ने पिछली बार से म्यू किंगलान के बारे में कोई भी अनुचित विचार रखना छोड़ दिया था, फिर भी जब उसका प्रेम प्रतिद्वंद्वी फिर से आया तो वह उसे जाने नहीं दे सका। जब हर कोई अपने अपने विचार सोच रहा था, हवा में चू फैंग अभी भी सावधानीपूर्वक घुसपैठ कर रहा था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके ठिकाने का पता लगा लिया गया है। ताकत के मामले में चू फैंग एक साधारण दिव्य भगवान विशेषज्ञ से कम नहीं हो सकता है। हालांकि व्यापकता के संदर्भ में वह स्वाभाविक रूप से इन अनुभवी दिव्य भगवान विशेषज्ञों से कमतर थे। बेशक एक वास्तविक युद्ध में यह अभी भी ताकत की प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करेगा। जैसे ही चू फैंग अभी भी बिना किसी जल्दबाजी के नीचे जा रहा था, अचानक उसके कानों में एक भिनभिनाने वाली आवाज सुनाई दी। बच्चे, देर मत करो। घाटी के नीचे हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जल्दी करो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चू फैंग ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर ली। तभी उसे समझ में आया कि उसे शायद बहुत पहले ही खोज लिया गया था। एक फीकी मुस्कान, उसे कोई अजीब सा महसूस नहीं हुआ। सतर्क रहना कोई बुरी बात नहीं थी। इसके अलावा अगर चू फैंग हमेशा बेहद सतर्क नहीं रहता तो वह इस स्तर तक नहीं पहुंच पाता। बेशक चू फैंग को इन बातों को किसी को समझाने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। आप जो चाहे सोच सकते हैं। हालांकि अगले ही पल उसने अपनी गति बढ़ा दी। पलक झपकते ही वो घाटी की तलहटी में गिर गया। उसकी आंखों के सामने कुछ परिचित चेहरे थे। म्यू किंगलान, म्यू कियान कियान, जी चाओ और जी परिवार के अन्य प्रतिभाशाली लोग, साथ ही छठे और नौवें बुजुर्ग। एकमात्र व्यक्ति जिनसे वो अपरिचित था वे थे उसके सामने खड़े दो बूढ़े व्यक्ति। चू फैंग को अच्छी तरह से पता था कि ये दोनों म्यू और जी परिवारों के दो बुजुर्ग होंगे जो इस बार शुरुआती मैदान के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। चू फैंग के बोलने से पहले म्यू किंगलान ने मुस्कुराते हुए परिचय दिया। चू फैंग, ये दोनों म्यू परिवार के तीसरे बुजुर्ग और जी परिवार के चौथे बुजुर्ग हैं। वे दोनों शक्तिशाली दिव्य भगवान विशेषज्ञ हैं। चू फैंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। वहां जरा भी अहंकार नहीं था। उसने तुरंत अपनी मुठियां बांध ली। जूनियर चू फैंग दोनों सीनियर्स का अभिवादन करता है। छोटे दोस्त, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे चेहरे की बनावट बहुत ही नाजुक है और तुम्हारा आभामंडल भी बहुत ही पवित्र है। तुममें एक होनहार प्रतिभा है। हरे वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति, जो म्यू परिवार का तीसरा बुजुर्ग था, दयालुता से मुस्कुराया। हालांकि चौथे एल्डर जी होंग ने कहा, आभा शुद्ध है, लेकिन यह थोड़ी कमजोर है। मुझे लगता है कि यह केवल एक साधारण महान देवता के स्तर पर है। उसे शुरुआती भूमि द्वारा सम्राट स्तर की प्रतिभा के रूप में कैसे पहचाना जा सकता है? चू फैंग ने भौं उठाए। चूंकि तीसरे दिव्य शरीर से शरीर पर बोझ बहुत अधिक था, चू फैंग ने सफलतापूर्वक इसे निगलने के बाद समलन को हटा दिया। वह स्वर्ग और पृथ्वी के दो दिव्य शरीरों के साथ विलय के बाद ही इस अवस्था में था। वो एक साधारण महान ईश्वर की तरह दिखते थे, लेकिन इससे क्या लेना देना था कि वो सम्राट स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति था या नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि वे सम्राट स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति है ना? यदि यह तथ्य न होता कि मूल्यांकन लक्ष्य की ऊपरी सीमा 10 मिलियन थी, तो चू फैंग को वास्तव में लगता था कि वो इस मूल्य से कहीं अधिक प्राप्त कर सकता था। एक सम्राट स्तर की प्रतिभा, क्या वे उसे नीची नजर से देख रहे थे? बेशक चू फैंग को जवाब देने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। चू फैंग दूसरों के लिए नहीं जीता था। चाहे कुछ भी हो, उसे म्यू किंगलान को कुछ सम्मान देना ही था।
इसलिए चू फैंग केवल हल्के से मुस्कुराया और कहा कि न तो दास्तापूर्ण और न ही दबंग। शायद इसलिए कि मेरा क्षेत्र बुरा नहीं है। एल्डर जीहोंग ने यह सुनकर भौहें चढ़ाई। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन एल्डर म्यू फैंग ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। एल्डर म्यू फैंग ने हंसकर कहा, ठीक है, चूंकि सभी लोग यहाँ हैं, तो चलो तुरंत चले। नहीं तो मुझे नहीं पता कि जुन परिवार के वे लोग कहाँ हैं। म्यू किंगलान ने जल्दी से जवाब दिया, हम अब जुन परिवार से ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम जल्दी करें तो हमें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ आधा दिन लगेगा। चू फैंग ने हल्के से सिर हिलाया। उसका भी यही इरादा था। कौन जानता था कि दानव शिकार दल कितने समय तक टिक सकता है। जितनी जल्दी वो उन्हें ढूंढ लेगा उतना ही बेहतर होगा। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। जी परिवार के रूखे से दिखने वाले चौथे बुजुर्ग जी होंग ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। सभी लोग तुरंत रवाना हो गए। वो जुन परिवार की दिशा में भागा। रास्ते में चू फैंग ने उत्सुकता से पूछा, मिस म्यू, मुझे आश्चर्य है कि जुन परिवार के उस व्यक्ति के पास क्या साधन है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सिर्फ कुछ निजी वस्तुओं से किसी का सटीक पता लगा सकता है? ऐसे तरीके थोड़े चौंकाने वाले हैं। जब म्यू किंगलान ने यह सुना तो उसने एक पल के लिए सोचा और अपना सिर हिला दिया। वास्तव में मुझे सटीक विवरण नहीं पता, जुन फैंग ने विस्तार से नहीं बताया। मैंने अभी सुना है कि जुन फैंग का दोस्त भी एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वो बहुत शक्तिशाली है। जुन फैंग ने व्यक्तिगत रूप से भी कहा कि वो व्यक्ति उसके बराबर हो सकता है। ओह हाँ, वो व्यक्ति भी आपकी तरह तीसरी दुनिया से लगता है। म्यू किंगलान की बातें सुनकर चू फैंग को तुरंत दिलचस्पी हुई। एक अद्वितीय प्रतिभा, वो जुन फैंग जैसे सम्राट स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति के बराबर था? और वे दोनों तीसरी दुनिया से थे। चू फैंग ने भौं उठाए। चू फैंग मूलतः तीसरी दुनिया के सभी शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों को जानता था, चाहे वे मित्र हो या शत्रु। तो वो कौन हो सकता है? शू वंजुआन, ये संभव है? लेकिन उसके पास ऐसी ट्रैकिंग विधि कब आई? क्या उसके पास कोई और अवसर था? चू फैंग ने बुदबुदाया, या मो तियानकियोंग, उस आदमी के तरीके शानदार है, लेकिन ये कहना कि वह किसी सम्राट स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति के बराबर है, यह मो तियानकियोंग के लिए थोड़ा अपमानजनक है ना? चू फैंग मुस्कुराया। ऐसा नहीं था कि वह उस महान सम्राट स्तर की प्रतिभा को तुच्छ समझते थे, लेकिन मो तियानकियोंग तो बहुत शक्तिशाली था। जहां तक चू फैंग का सवाल है, वो किसी सम्राट स्तर की प्रतिभा को भी गंभीरता से नहीं लेता था। मो तियानकियोंग की तो बात ही छोड़िए। तो वो कौन हो सकता है? वो और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने म्यू किंगलान के चेहरे पर यह भाव देखा कि मुझसे मत पूछो, मैं तुम्हें वो सब कुछ बता चुकी हूं जो मैं जानती हूं, चू फैंग ने चुप रहने का फैसला किया। वैसे भी आधे दिन का ही सफर था। जब वे पहुंचेंगे तो उसे स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा। चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह दौड़ा। 2 दिव्य भगवान विशेषज्ञों ने मार्ग का नेतृत्व किया। उन पर हमला करने वाला कोई अज्ञानी सूक्ष्म जानवर नहीं था। इस समय चू फैंग ने मानव आत्मा जाति के इन 2 दिव्य भगवान विशेषज्ञों का अवलोकन करने का अवसर लिया। तुलना में वो दयालु दिखने वाला म्यू परिवार का बुजुर्ग अधिक मजबूत लग रहा था। उसने स्पष्ट रूप से चू फैंग को यह एहसास दिलाया कि वह मध्य अवस्था के दिव्य प्रभु क्षेत्र तक पहुंच गया है। जहां तक जी परिवार के अन्य बुजुर्ग का प्रश्न है, वह थोड़ा कमजोर थे। वो संभवतः प्रारंभिक अवस्था के दिव्य भगवान थे। बेशक ये केवल चू फैंग का अनुमान था। वो अभी अभी दिव्य प्रभु के क्षेत्र में पहुंचा था। वह अपने ही रैंक के योद्धाओं के बारे में बहुत कम जानता था, और उसकी नजर को प्रशिक्षित करने की जरूरत थी। ये समझ में आता था कि वो दूसरे पक्ष की ताकत नहीं बता सकता था। हालांकि जब वो दिव्य भगवान के दायरे की दहलीज पर था, तब की उसकी ताकत की तुलना में ये जी परिवार का बुजुर्ग अधिक मजबूत होना चाहिए। तो फिर शायद एक प्रारंभिक चरण का दिव्य भगवान, करीब करीब। चू फैंग ने अनुमान लगाया कि अपने तीसरे दिव्य शरीर के साथ विलय के बाद उसकी ताकत लगभग उतनी ही होगी जितनी इस जी परिवार के बुजुर्ग की थी जब उसने अपनी पूरी ताकत का प्रयोग किया था। ओह, क्या ये मानव आत्मा जाति की ताकत थी? ये कहना होगा कि चू फैंग वास्तव में निराश था। इस ताकत के साथ स्पष्ट रूप से कहें तो चू फैंग खुद और बीमॉन विशालकाय जानवर उन्हें हरा सकते थे। तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो? तुम कितने मूर्ख हो? चू फैंग ने अपने होंठ दबा लिए। बेशक उसने अपने चेहरे पर यह बात नहीं दिखाई। वो अभी भी शांत था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। हर कोई धीमा नहीं था। जल्द ही वे शाम को वहां पहुंच गए। म्यू किंगलान ने आगे एक पर्वत श्रृंखला की ओर इशारा किया। मैंने अभी अभी जुन फैंग से पुष्टि की है कि वे आगे हमारा इंतजार कर रहे हैं।
जैसे ही वो बोल रहा था, जी परिवार का बुजुर्ग आसमान में उड़ गया और एक अजीब सी आवाज निकाली। कुछ ही देर बाद वही ध्वनि उसके सामने के पहाड़ों से भी सुनाई दी। चू फैंग ने भौं उठाए। क्या वास्तव में इन लोगों के बीच कोई गुप्त कोड था? इससे पहले कि चू फैंग कुछ और सोच पाता, अगले ही पल 10 से अधिक आकृतियां अचानक पहाड़ों से बाहर निकल आईं। वे अत्यंत तीव्र गति से सभी की ओर दौड़े। वे दूर से आए। चू फैंग ने दूसरे पक्ष की उपस्थिति स्पष्ट रूप से देखी। नेता एक सुंदर युवक था। उसकी तीखी भौहें और चमकीली आंखें थीं। उसके हाथ में एक चौड़ी धार वाली तलवार थी और वो दबंग लग रहा था। उनका आभामंडल भी बहुत असाधारण था। अस्पष्ट रूप से वो पहले ही दिव्य प्रभु के क्षेत्र की दहलीज पर एक कदम रख चुका था। ताकत के मामले में तीसरे दिव्य शरीर के साथ विलय से पहले वो संभवतः चू फैंग से कमजोर नहीं था। प्रारंभिक अवस्था का दिव्य भगवान, ये शक्ति सचमुच बहुत शक्तिशाली थी। यह उनकी पहचान के लायक था और उस सुंदर युवक के पीछे उसके बाईं और दाईं ओर दो दिव्य भगवान विशेषज्ञ खड़े थे। ये स्पष्ट किया गया था, इस सुंदर युवक का मानव आत्मा जाति में बहुत ऊंचा दर्जा था, अन्यथा दो दिव्य भगवान विशेषज्ञ उसकी रक्षा नहीं कर सकते थे। चू फैंग को लगा कि यह सब सामान्य है। आखिरकार ये मानव आत्मा जाति की नंबर 1 जनजाति थी। इस तरह की धूमधाम और परिस्थितियां समझ में आती थीं। चू फैंग को इस बात की और भी अधिक जिज्ञासा थी कि वह अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जुन फैंग के बराबर है। और वो अजनबी तीसरी दुनिया से था। इसमें कोई संदेह नहीं कि चू फैंग को यह और भी अजीब लगा। उसने तुरंत ऊपर उड़ रहे लोगों की जांच की, लेकिन पहली नजर में ऐसा नहीं लगा कि वहां कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वह जानते हो। अचानक चू फैंग की नजर भीड़ के पीछे एक युवा व्यक्ति पर टिक गई। उसका दिल अचानक कांप उठा। यह वही था, धत तेरी की। उसके सामने खड़ा युवक सुनहरे रंग का ड्रैगन पैटर्न वाला लबादा पहने हुए था और उसके हाथ में जैड बोन का बना हुआ पंखा था। समय समय पर उसकी आंखों में एक शानदार आभा चमकती रहती थी। वो वास्तव में एक महान सम्राट जैसा लग रहा था। हालांकि चू फैंग को अच्छी तरह से पता था कि यह आदमी क्या था। हुआंग पुतुम, मानव शाही महल का सबसे बड़ा राजकुमार। वो तीसरी दुनिया में उनके प्राणघातक शत्रुओं में से एक था। चू फैंग की निगाहें तुरंत ठंडी हो गईं। क्या यह व्यक्ति वही असाधारण व्यक्ति हो सकता है जिसका उल्लेख म्यू किंगलान ने किया था? क्या वो हुआंगपू यू को अच्छी तरह से नहीं जानता था? यह आदमी क्या कर रहा था? चू फैंग ने मन ही मन उपहास किया। हालांकि हुआंगपू यू को ध्यान से देखने के बाद चू फैंग अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। यह आदमी काफी बदल गया लग रहा है। उसके शरीर पर दुष्ट आभा और प्रबल हो गई। आभा में उतार चढ़ाव पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थे। इस आदमी ने कितने प्राणियों की बलि दी थी? चू फैंग हौंफने से खुद को रोक नहीं सका। जब उन्होंने पहली बार प्रारंभिक भूमि में प्रवेश किया तो हुआंगपू यू एक शीर्षस्थ महान देवता थे। लेकिन अब आभा के संदर्भ में चू फैंग को लगा कि यह लड़का जून फैंग से ज्यादा नीच नहीं था। स्पष्टतः वो पहले ही ईश्वरीय प्रभु के क्षेत्र में आधा कदम आगे बढ़ चुका था। ये बहुत तेज था। चू फैंग आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। रास्ते में उन्हें अनगिनत अवसरों का सामना करना पड़ा। अपनी असाधारण धारणा के साथ वो केवल प्रारंभिक चरण के दिव्य प्रभु क्षेत्र के शिखर पर थे। लेकिन हुआंगपू यू के बारे में क्या? एक दुष्ट बलिदान तकनीक के साथ बलिदान के माध्यम से उसके सुधार की गति चू फैंग की तुलना में ज्यादा धीमी नहीं थी। चू फैंग ने गहरी सांस ली। हालांकि उन्होंने भावुक होकर आह भरी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि संसार को ऐसी दुष्ट बलिदान पद्धति से प्रेम और घृणा दोनों ही प्राप्त हुई। प्रगति की इस गति से कौन ईर्ष्या नहीं करेगा? यदि यह तथ्य न होता कि बुरी तकनीकें जहरीली हैं और दुनिया उन्हें बर्दाश्त नहीं करती, तो संभवतः हर कोई उन्हें अपना लेता। चू फैंग ने अनुमान लगाया कि यह संभवतः इसलिए था क्योंकि हुआंगपू यू के शुरुआती मैदान में प्रवेश करने के बाद किसी ने उसे अब प्रतिबंधित नहीं किया, इसलिए उसने अत्यंत शक्तिशाली ताकत के बदले में पागलपन से बलिदान करना शुरू कर दिया। हालांकि उसके हाथों कितने और प्राणी दुखद रूप से मारे गए थे। चू फैंग ने घृणा से अपने दांत पीस लिए। वो सचमुच हुआंगपू यू के साथ एक ही दौड़ में होने के कारण शर्मिंदा था। हे मानव जाति के गद्दार, चू फैंग वास्तव में उसे मारना चाहता था। उसके शरीर में शक्ति बढ़ने लगी। किसी समय चू फैंग की हथेली ने उसके पीछे स्थित दानव कातिलों को भी पकड़ लिया था। उनका मानसिक संचार तुरंत ही बीमन विशालकाय जानवर से जुड़ गया। चू फैंग को वास्तव में एक इच्छा हुई। जब गद्दार हुआंगपू यू करीब आता तो वो एक ही वार से उस आदमी को मार डालता।
भविष्य में परेशानी से बचने के लिए समस्या की जड़ को खत्म करें। करीब करीब भीड़ में चू फैंग चुपचाप तेजी से आ रहे लोगों को देख रहा था। उसकी नजर एक व्यक्ति पर टिकी थी। हुआंगपू तुम। उसके शक्तिशाली हाथ ने दानव संहारक को कसकर पकड़ लिया। उसके चारों ओर भी शक्ति का संचार लगातार जारी था। चू फैंग सोच रहा था, क्या उसे अचानक मार देना चाहिए? क्या वो उसे एक ही वार में मार सकता था? दूसरे दल में कुल 5 दिव्य भगवान विशेषज्ञ थे। यह एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति थी। इसके अलावा हुआंगपू यू खुद दिव्य भगवान के दायरे की दहलीज को पार कर चुका था। उसके लिए सभी को पीछे छोड़कर हुआंगपू यू को तुरंत मारना लगभग असंभव था। इसके अलावा चू फैंग निश्चित था कि हुआंगपू आपको पता होना चाहिए कि यह चू फैंग था। दरअसल इस मामले को शुरू से ही हुआंगपू यू ने भड़काया था। उसका लक्ष्य चू फैंग को यहां लाने का था। शायद कोई योजना थी जिसके लिए उसकी जरूरत थी। चू फैंग को इस बारे में पता नहीं था, इसलिए हुआंगपू यू को शायद चिंता थी कि चू फैंग आते ही उसे मार देगा। वो भीड़ के पीछे खड़ा था। अगर चू फैंग अचानक उसे मारना चाहता तो वह निश्चित रूप से जून परिवार के कई विशेषज्ञों से बच नहीं पाता। उस स्थिति में चाहे कारण कुछ भी हो, जून परिवार निश्चित रूप से चू फैंग को रोक देगा। उस समय चाहे वह हुआंगपू यू चू फैंग पर हमला करके उसे मार डाले या अपनी योजना के लिए बातचीत करे, पहल उसके हाथ में होगी। ये सब संभवतः हुआंगपू यू की गणना के अंतर्गत था। चू फैंग आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। यह आदमी अब भी पहले की तरह ही षड्यंत्रकारी था। दानव पुत्र एर क्यू की तरह उनसे निपटना आसान नहीं था। बेशक चू फैंग सरल कैसे हो सकता है? वास्तव में चाहे वो हुआंगपू यू हो या दानव सोन एर क्यू, वे एक से अधिक बार उससे पराजित हुए थे। इसलिए भले ही हुआंगपू यू ने दिव्य भगवान के क्षेत्र में कदम रखा था, वो केवल चू फैंग के निरोध के तहत ही इतना सावधान रह सकता था। क्या वो अवचेतन रूप से निश्चित नहीं था कि चू फैंग उससे अधिक शक्तिशाली था? क्या उस आदमी में अपनी जान लेने की भी क्षमता थी? इस दृष्टिकोण से चू फैंग को गर्व हो सकता है। जैसे ही चू फैंग विचार कर रहा था, जुन परिवार पहले ही आ चुका था। इससे पहले कि चू फैंग कोई निर्णय ले पाता, दूसरी तरफ हुआंगपू यू ने अपनी बाहें खोल दी और जोर से और दिखावटी ढंग से हंसने लगा। भाई चू, बहुत दिन हो गए मिलते हुए। उसके बगल में दबंग और सुंदर आदमी जुन फैंग चू फैंग को देखकर मुस्कुराया। चू फैंग, है ना? मैंने भाई हुआंगपू को कई बार तुम्हारा जिक्र करते सुना है। तुम तीसरी दुनिया के बेमिसाल प्रतिभाशाली लोगों में से एक हो। मैंने सुना है कि आप प्रतिभाशाली हैं और एक सम्राट स्तर के प्रतिभाशाली भी हैं। चू फैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। हालांकि वह जुन परिवार के इस महान प्रतिभाशाली व्यक्ति के लहजे से बहुत संतुष्ट नहीं था, फिर भी वह एक नवागंतुक था और सच्चाई नहीं जानता था। उसके लिए कुछ भी कहना अच्छा नहीं था। शायद यह उसका स्वभाव था और उसका कोई गलत इरादा नहीं था। हजारों साधना पथ थे जिसके परिणामस्वरूप योद्धाओं के व्यक्तित्व विचित्र थे। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनकी आदतें भी विचित्र थीं। हालांकि चू फैंग के जवाब देने से पहले जुन फैंग ने शांति से कहा, मैंने अभी भाई हुआंगपू से सुना है कि जब आप तीसरी दुनिया में थे तो आप अक्सर भाई हुआंगपू की निंदा करते थे और उन पर मानव जाति को धोखा देने का आरोप लगाते थे। मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हो सकती है। भाई हुआंगपू स्पष्टवादी और ईमानदार है। उनकी प्रतिभा भी शानदार है। आप सभी हमारी मानव जाति का भविष्य है। आप मेरी सलाह क्यों नहीं मानते? हम सभी प्राचीन मानव जाति के वंशज हैं। हम दुश्मनी को दोस्ती में क्यों नहीं बदल देते और शक्तिशाली दुश्मनों का मिलकर सामना क्यों नहीं करते? जुन फैंग की बातें सुनकर चू फैंग को अंततः समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। क्या ये हो सकता है कि यह आदमी यहां मध्यस्थता करने आया था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसकी आवाज पिता जैसी निकली। हालांकि आप अपने आप को क्या समझते हैं? चू फैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसका हाव भाव धीरे धीरे अमित्रवत हो गया। उसे अचानक लगा कि जून परिवार की तलाश करना एक गलती हो सकती है। ऐसा लग रहा था जैसे म्यू किंगलान ने माहौल में आए सूक्ष्म परिवर्तन को महसूस कर लिया था और उसने जल्दी से चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश की। ठीक है जुन फैंग, चू फैंग एक दोस्त है जिसे मैं यहां लाया हूं। वो तुम्हारा व्याख्यान सुनने के लिए यहां नहीं आया है। मानवशाही महल की स्थिति के बारे में हमने केवल अफवाहें सुनी है। ये बताना मुश्किल है कि यह सच है या झूठ। हमें हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? जुन फैंग मंद मंद मुस्कुराया, भाई हुआंगपू भी मेरा मित्र है। शीर्ष पर अकेलापन महसूस होता है। मुझे लंबे समय से कोई अच्छा प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला है।
इन दिनों भाई हुआंगपो के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि भाई चू ने जिस मानव गद्दार का जिक्र किया है वो कोई विलक्षण प्रतिभा है। शायद भाई चू अपने स्वार्थी कारणों से भाई हुआंगपो को जानबूझकर बदनाम कर रहा है। जब म्यू किंगलान ने यह सुना तो उसका कोमल चेहरा धीरे धीरे ठंडा हो गया। ठीक है जुन फेंग, हम यहाँ आपकी बकवास सुनने नहीं आए हैं। बहुत हो गई बातें। आपने जिस पोजिशनिंग विधि का उल्लेख किया था वह कहाँ है? क्या आप मुझसे झूठ बोल रहे थे? जुन फेंग मंद मंद मुस्कुराया। उसने हुआंगपू यू की ओर इशारा किया। ये स्वाभाविक रूप से भाई हुआंगपू की विधि है। भाई हुआंगपू के हाथों में पौराणिक थर्ड वर्ल्ड स्काई स्क्रीन का एक छोटा संस्करण है। ये दुनिया की हर चीज पर नजर रख सकता है। जब तक आपके पास लक्ष्य की कोई व्यक्तिगत वस्तु है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, आप स्वाभाविक रूप से उनका पता लगा सकते हैं। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। इसके अलावा इस बार मैं चाहता हूं कि भाई चू और भाई हुआंगपू हाथ मिलाएं और शांति स्थापित करें। हम सभी मानव जाति के उभरते सितारे हैं। हमें एक दूसरे पर हमला क्यों करना चाहिए? बगल में जब उसने सुना कि जुन फेंग बेशर्मी से उसका बचाव कर रहा है तो हुआंगपू यू को बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। वो मुस्कुराया भी। भाई चू को हमेशा मेरे और मानव शाही महल के बारे में कुछ गलतफहमियां रही है। असल में यह कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार जब हम बात करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बगल में चुपचाप सुन रहे चू फेंग को कुछ समझ में आ गया था। आकाश स्क्रीन। उसे एक धारणा थी। स्काई ट्रेजर पवेलियन की खजाना मूल्यांकन बैठक में हुआंगपू यू ने एक लघु स्काई स्क्रीन के लिए बोली लगाई थी। उस समय क्योंकि उसने बहुत सारे खजानों के लिए लड़ाई लड़ी थी और वो उस पर लड़ने में असमर्थ था, इसलिए वो अफसोस के साथ उस खजाने को पाने से चूक गया था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि तथाकथित पोजिशनिंग विधि ऐसी चीज होगी। हालांकि ये सच था कि इस चीज का असाधारण स्थिति प्रभाव था। ये बात नकारा नहीं जा सकता था। हालांकि इसका मालिक उन लोगों में से एक था जिनसे चू फेंग सबसे ज्यादा नफरत करता था। वो आदमी इतना दयालु कैसे हो सकता है कि उसकी मदद करे? क्या मजाक! उसकी अत्यंत पाखंडी मुस्कान देखकर चू फेंग को उबकाई सी महसूस हुई। इसके अलावा वास्तव में एक मूर्ख भी था जो उसके पक्ष में बोल रहा था। क्या आप मध्यस्थ बनने के योग्य हैं? लानत है, जितना अधिक वो इसके बारे में सोचता उतना ही अधिक क्रोधित होता। चू फेंग ने इसे और सहन करने की योजना नहीं बनाई। उसने अभी तक सहन किया था क्योंकि वह म्यू किंगलान को मुंह दिखा रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति वास्तव में उसे उपदेश देना जारी रखना चाहता था। इसके अलावा हुआंगपू यू ने उसे ऐसे देखा जैसे वो एक मजाक था। चू फेंग तुरंत भड़क उठा। उसकी आभा प्रस्फुटित हुई। वो हत्या करना नहीं चाहता था, बल्कि अपना गुस्सा निकालना चाहता था। मौजूदा हालात में वह चाहकर भी शायद किसी को मार नहीं सकता था, लेकिन अगर वह अपने सामने खड़े दो बदमाशों की पिटाई नहीं करता तो चू फेंग को बहुत दुख होता। साथ ही वो इस व्यक्ति के बारे में और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकेगा। वो देखना चाहता था कि वो कितना ताकतवर है। ये सोचकर चू फेंग को अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। दानव कातिल का आवरण उतर गया। वो स्वर्ग और पृथ्वी के तीसरे दिव्य शरीर के साथ विलय नहीं किया, न ही उसने बीमन विशालकाय जानवर को छोड़ने की योजना बनाए। चाहे जो भी हो, चू फेंग को अपने लिए कुछ तुरुप के पत्ते बचाने की आदत थी। हालांकि भले ही वो अपने सामने दो कमीनों की तरह दिव्य भगवान के दायरे की दहलीज पर था, चू फेंग को विश्वास था कि वो जीत सकता है। मैं निश्चित रूप से अपने साथियों के बीच अजेय हो जाऊंगा। तो क्या हुआ अगर यह एक बनाम दो है? खैर, मुझे इसका गुस्सा आप पर निकालना ही होगा। बिना सोचे समझे चू फेंग ने हमला कर दिया। काली कृपान तुरंत आकाश को चीरती हुई चली गई। आकाश में कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। इसने हुआंगपू यू और जुन फेंग को एक साथ कैद कर लिया। अचानक युद्ध छिड़ गया। इस दृश्य ने वहां उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। क्या क्या हो रहा है? उसने अचानक हमला क्यों किया? एल्डर म्यू फेंग उलझन में थे। ये केवल उन्हीं की बात नहीं थी, अन्य दिव्य भगवान विशेषज्ञ भी अचंभित थे। लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, चू फेंग अपनी कृपान लेकर आगे बढ़ चुका था। भयानक ब्लेड ने दुनिया को तहस नहस कर दिया। इस शक्तिशाली आभा ने कुछ अनुभवी विशेषज्ञों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। जी परिवार के चौथे बुजुर्ग जी होंग बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सके। ये दिव्य भगवान स्तर की दहलीज है। क्या चू फेंग एक साधारण महान भगवान नहीं है? वो एक दिव्य भगवान की शक्ति को कैसे उजागर कर सकता है? इसका कोई मतलब नहीं है, जब तक कि उसका क्षेत्र काफी ऊंचा ना हो। ये सोचकर जी होंग की सांस रुक गई। क्या यह संभव है कि यह बच्चा इतनी छोटी उम्र में ही क्षेत्र की दृष्टि से मुझसे तुलनीय हो?
कुछ ही दूरी पर चू फैंग, जो अपनी तलवार घुमाने की योजना बना रहा था, ने ये सुनकर अपनी आंखें घुमाई। वह अवाक रह गया। आपके साथ तुलना करने से आपका क्या मतलब है? मैं तुमसे बहुत अधिक शक्तिशाली हूं? क्या आप स्वयं को जानते हैं? उसने अपने पीछे बूढ़े आदमी के स्तब्ध और अविश्वसनीय भाव को महसूस किया। चू फैंग वास्तव में असहाय था। भूल जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं। आखिरकार, आपका निर्णय सचमुच अच्छा नहीं है। आपको अंधे होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। चू फैंग को गुस्सा आने की भी जहमत नहीं उठानी पड़ी। अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ वो सचमुच एक प्रारंभिक अवस्था के शिखर दिव्य भगवान के समान थे। दूसरे शब्दों में, चू फैंग का क्षेत्र निश्चित रूप से जीहोंग से कहीं ऊपर था। अन्यथा नींव में आए भारी अंतर की भरपाई करना असंभव होगा। बेशक, चू फैंग को इन चीजों को समझाने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। उसके सामने हुआंगपू यू और जुन फैंग के कष्टप्रद चेहरे पहले से ही मौजूद थे। चू फैंग अब उन दोनों को पीटने की इच्छा को रोक नहीं सका। वो अचानक नीचे गिरा। धमाका, दुनिया हिल गई। ये सब कुछ एक झटके में घटित हो गया। दूसरी तरफ हुआंगपू यू और जुन फैंग ने अभी प्रतिक्रिया दी थी। उनके भाव तुरंत ही अत्यंत गंभीर हो गए। उन दोनों ने चू फैंग के ब्लेड पर महान शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस किया। हुआंगपू यू ने धीरे से आह भरी। जैसा कि तुमसे उम्मीद थी, चू फैंग। मैंने खुद को सुधारने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई है, लेकिन मैं वास्तव में अभी भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पा रहा हूं। असल में, मैं तुमसे थोड़ा कमजोर लगता हूं। ये वास्तव में अनुचित है। हुआंगपू आपने असहाय महसूस किया। इसकी तुलना में चू फैंग उस व्यक्ति की तरह दिखता था जो बुरी तकनीकों का अभ्यास करता था। दूसरी ओर जुन फैंग हुआंगपू यू से भी ज्यादा हैरान था। ये युवक बहुत शक्तिशाली था, और देखने से तो ये युवक उससे बहुत छोटा लग रहा था। ये कैसे संभव था? जुन फैंग बहुत अच्छी तरह से जानता था। सम्राट स्तर की प्रतिभाओं को भी स्तरों में विभाजित किया गया था। बेशक, जुन फैंग के दिल में वो हमेशा सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति रहा था। मानव आत्मा जाति के प्रत्येक सदस्य को पराजित करने के बाद उसने लंबे समय तक एक अभिमानी आभा विकसित कर ली थी। दानव आत्मा जाति के कुछ राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों के अलावा उसने अपनी उम्र के किसी भी व्यक्ति को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। इन दिनों हुआंगपू यू को जानना उसे पहले से ही आश्चर्यचकित कर रहा था। अब वास्तव में एक और था, और वो आदमी उससे ज्यादा ताकतवर लग रहा था। ये कैसे हो सकता है? जुन फैंग के अभिमान को बहुत बड़ा झटका लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी प्रतिभा तथाकथित तीसरी दुनिया में आम है? क्या मैं ही संसार में एकमात्र नहीं हूं? लेकिन अब जुन फैंग के पास आहें भरने का भी समय नहीं था। चू फैंग का ब्लेड पहले ही उनके सिर के सामने आ चुका था। घातक खतरे के बावजूद उन दोनों ने पीछे हटने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपनी पूरी ताकत लगा दी। हुआंगपू यू ने अपने हाथ में फोल्डिंग पंखा हिलाया, मानो 10,000 भूत चीख रहे हो। ये सांस रोक देने वाला था। अनगिनत मासूम जीव अंदर दबे हुए थे। बेशक, इसकी शक्ति भी हास्यास्पद रूप से महान थी। बस भयानक चीख ने चू फैंग की लंबी कृपाण को थोड़ा विचलित कर दिया। जुन फैंग को भी कम नहीं आंका जा सकता। उसने अचानक अपने हाथ में तलवार उठा ली। अचानक सूर्य के समान एक चमकदार प्रकाश प्रस्फुटित हुआ। शक्तिशाली और भारी तलवार ने बिना किसी चाल के चू फैंग की लंबी कृपाण का सामना किया। धमाका, गड़गड़ाहट, विस्फोटों की एक श्रृंखला ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। विशाल वायु तरंग ने आसपास के लोगों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिव्य भगवान विशेषज्ञों के अलावा हर किसी की आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। क्या ये किसी उच्च कोटि के प्रतिभाशाली व्यक्ति की शक्ति थी? ताकत के मामले में यह उन दिग्गज विशेषज्ञों से किसी भी तरह कमतर नहीं था। लेकिन वे अभी भी बहुत युवा थे। भविष्य में अभी भी अनंत संभावनाएं हैं। इस समय आकाश में घना कोहरा धीरे धीरे छट गया। दोनों पक्ष हवा में खड़े हो गए। सबने ध्यान से देखा। चू फैंग के मुंह के कोने पर खून का एक अदृश्य निशान दिखाई दे रहा था। इसके अलावा कोई अन्य चोट नहीं आई। दूसरी तरफ हुआंगपू यू और जुन फैंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यहां तक कि उनके कपड़ों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था जैसे चू फैंग हार गया था। लेकिन उनके हाव भाव देखकर ऐसा नहीं लगता था। हुआंगपू यू की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी, लेकिन वो मानसिक रूप से अभी भी तैयार था। जहां तक दूसरे सम्राट स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति जुन फैंग का प्रश्न है, उसका चेहरा अविश्वास और सदमे से भरा हुआ था। इस लड़ाई में उनका पलड़ा भारी था, लेकिन समस्या ये थी कि वे एक ही प्रतिद्वंद्वी से मिलकर लड़ रहे थे।
भले ही उन्होंने जल्दबाजी में लड़ाई लड़ी हो और पूरी तरह तैयार नहीं थे, तो भी परिणाम ऐसा नहीं होना चाहिए था। कम से कम उसे दूसरे पक्ष को गंभीर रूप से घायल तो करना चाहिए था, है ना? लेकिन अंत में वो चू फैंग को घायल भी नहीं कर सका। उसने तो दूसरे पक्ष को बस थोड़ा सा हिला दिया था। ये तो कोई मामूली चोट थी। जुन फैंग की आंखें अविश्वास से भर गईं। अभी अभी जब उसकी तलवार दूसरे पक्ष की लंबी कृपान से टकराती थी, तो हमेशा शक्तिहीनता का एहसास होता था, मानो उसका बल रुई से टकरा गया हो। ये भी इस वजह से था कि वो चू फैंग को वास्तव में चोट पहुंचाने में असमर्थ था। उसके बगल में बैठे हुआंगपू यू की हालत भी शायद ऐसी ही थी। ये कैसे हो सकता है? जुन फैंग हैरान था। चू फैंग उन दोनों को सोचने का समय देने की जहमत नहीं उठा सका। अभी अभी हुए वार ने उसके सामने खड़े दो प्रतिभाशाली लोगों के अहंकार को भारी झटका दिया था, लेकिन इसने चू फैंग को आत्मविश्वास से भर दिया। तो क्या मैं सचमुच इतना मजबूत हूं? भले ही वे एक ही रैंक के हों, वो बिना पीछे रहे दोनों प्रतिभाशाली लोगों के खिलाफ लड़ सकता था। चू फैंग बहुत अच्छी तरह से जानता था, ये सब उनकी अत्यंत उच्च कृपाण तकनीक के कारण संभव हुआ। उच्च क्षेत्र के साथ कोई भी आसानी से युद्ध में प्रतिद्वंद्वी के साथ खिलवाड़ कर सकता है, जिससे दुश्मन को अपनी ताकत का उपयोग करने से रोका जा सकता है, वहां से कोई लाभ प्राप्त कर सकता है। यही कारण था कि चू फैंग को सदमे से केवल कुछ चोटें ही आई थीं। यदि वह अपनी पूरी ताकत के साथ तीसरे दिव्य शरीर के साथ जुड़ जाए, तो चू फैंग को विश्वास था कि वो 10 चालों में उन दोनों को आसानी से मार सकता है। बेशक अगर उनके सामने खड़े इन दो लोगों के पास भी कुछ छिपे हुए तुरुप के पत्ते हों, तो ये कहना मुश्किल होगा। जुन फैंग को नहीं पता था, लेकिन चू फैंग को हुआंगपू यू के बारे में पता था। वो दुष्ट बली तकनीक इतनी सरल नहीं थी जितनी तेजी से अपना पद बढ़ाना। ओह, उसने राहत की सांस ली। चू फैंग ने अपनी लंबी कृपाण फिर से उठाए। आज वो इस सम्राट स्तर की प्रतिभा की तीक्ष्णता को रगड़ देगा। यह आदमी कुएं की तलहटी में पड़े मेघ जैसा था। शायद मैं अपनी रणनीति बदल सकता हूं। अपने सामने खड़े दो लोगों को देखते हुए, जो इस तरह से सतर्क थे जैसे कि वे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों, चू फैंग ने विचार किया। यद्यपि वो पहले की तरह आमने सामने लड़ने से नहीं डरता था, फिर भी वो उन दोनों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ऐसी स्थिति में वो अपना गुस्सा कैसे जाहिर कर सकता था? अभी जब इन दोनों लोगों ने एक दूसरे की बात दोहराई और नैतिकता के आधार पर खड़े होकर उनकी आलोचना की, तो वे बहुत खुश हुए। यदि वो बदला नहीं लेगा तो वो सज्जन व्यक्ति नहीं होगा। चू फैंग ने तुरंत विचार किया, क्यों न उसकी गति और क्षेत्र पर भरोसा करके उन दोनों के साथ ऐसे खेला जाए जैसे वो कुत्तों को टहला रहा हो। चूंकि वहां बहुत सारे दिव्य भगवान विशेषज्ञ देख रहे थे, इसलिए उसे निश्चित रूप से उन दोनों को मारने का मौका नहीं मिलेगा। वो स्वाभाविक रूप से अपनी मर्जी से आएगा। उसके पास एक योजना थी। चू फैंग ने दानव कातिलों को दूर कर दिया। फिर वो बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। इस दृश्य ने जुन फैंग को क्रोधित कर दिया। यहां तक कि उसने अपना हथियार भी रख दिया। क्यों? क्या आप हम पर नजर रख रहे हैं? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अभी भी आप जीत नहीं पाए। धत तेरी की। उसके अलावा कसुन परिवार के दो दिव्य भगवान बुजुर्ग चिंतित थे कि कोई जाल था, इसलिए उन्होंने चू फैंग को रोकने की योजना बनाई। हालांकि जुन फैंग पहले से ही गुस्से में था। वो बहुत घमंडी था। वो खुद को नीचा कैसे समझ सकता था? वो और भी क्रोधित हो गया। जुन फैंग दहाड़ा, बुजुर्गों, पीछे हटो। ये हम नौजवानों के बीच की प्रतिस्पर्धा है। आपको इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखा जा सकता था कि जुन फैंग का जुन परिवार में बहुत ऊंचा दर्जा था। यहां तक कि दो दिव्य भगवान बुजुर्ग भी पीछे हटने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाए। ये दृश्य देखकर चू फैंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन बस इतना ही। आखिरकार साहस को ताकत नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर जब हुआंगपू यू ने जुन फैंग की आवेगपूर्ण आवाज सुनी, तो उसकी आंखों में बेबसी की झलक दिखाई दी। हे मूर्ख, क्या उसने सोचा कि यह प्राचीन योद्धाओं के बीच द्वंद्व युद्ध था? वो चू फैंग जैसे राक्षस के साथ क्यों उलझा हुआ था? हुआंगपू यू ने उसे यहां लाने के लिए बहुत प्रयास किया था। यह उसके लिए द्वंद्व युद्ध लड़ने के लिए नहीं था। लेकिन अब हुआंगपू यू को केवल जुन फैंग द्वारा असहाय रूप से युद्ध में खींचा जा सकता था। अन्यथा अगर उसने अकेले जाने की हिम्मत की, तो हुआंगपू यू को यकीन था कि चू फैंग उसे हर कीमत पर मार डालेगा। चू फैंग ने जुन फैंग को मारने की हिम्मत नहीं की, क्या वो हुआंगपू यू को मारने की हिम्मत नहीं करेगा? अचानक हुआंगपू यू चौंक गया। बिल्कुल नहीं। चू फैंग कमजोर होने का नाटक कर रहा था। क्या वो उसके खिलाफ गुप्त रूप से योजना बना रहा था?
क्या आप अचानक विस्फोट होने और युद्ध के बीच में उसे मार डालने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? यह असंभव नहीं था। हुआंगपो यू ने सोचा कि वो चू फैंग को बहुत अच्छी तरह से जानता था। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे करने की चू फैंग ने हिम्मत न की हो। और उनका मानना था कि चू फैंग के पास निश्चित रूप से अभी भी एक छुपा हुआ तुरुप का पत्ता है, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों में यह आदमी अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ कभी भी ईमानदार नहीं रहा था। वो हमेशा महत्वपूर्ण क्षण पर कुछ ऐसे अचूक तुरुप के पत्ते निकालकर पूरी लड़ाई का रुख बदल सकता था। ऐसा एक या दो बार नहीं, बल्कि लगभग सभी बार हुआ। ये सोचकर हुआंगपो यू ने गहरी सांस ली। वो चुपके से खुश हो गया। वो तो यहाँ तक कि अपना वो तुरुप का पत्ता भी उजागर करने को तैयार थे जिसे उन्होंने काफी समय से छिपा रखा था। उन्होंने भीड़ के पीछे खड़े तीसरे महल के स्वामी की ओर चुपके से देखा और जरूरत पड़ने पर सहायता देने के लिए कहा। ये कहा जा सकता है कि हुआंगपो यू अत्यंत सावधान थे, लेकिन इस बार चू फैंग के पास वास्तव में कोई अन्य विचार नहीं था। वो मूर्ख नहीं था। वहां बहुत सारे विशेषज्ञ उपस्थित थे। सफलता की संभावना कितनी कम थी, इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह थी कि चू फैंग ने ऐसे अवसर पर अपने कीमती तुरुप के पत्ते को उजागर करने का इरादा नहीं किया था। वो अभी भी उम्मीद कर रहा था कि उसका तुरुप का पत्ता दानव शिकार टीम को बचा सकता है। अन्यथा अगर खबर लीक हो गई तो उसके लिए दानव पुत्र एरक्यूई जैसे सतर्क व्यक्ति को आश्चर्यचकित करना मुश्किल होगा। तथाकथित तुरुप का पत्ता तभी तुरुप का पत्ता था जब वह अकेला व्यक्ति था जो इसे जानता था। इसलिए संयोगवश हुआंगपो यू को वास्तव में गलतफहमी हो गई कि चू फैंग का क्या मतलब था। इसलिए जब हुआंगपो यू ने चू फैंग की गति अचानक बढ़ गई और उसके पीछे आकाश के धधकते पंखों में अचानक एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी, तो उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। हुआंगपो आपने वास्तव में जुन फैंग को पीछे छोड़ दिया और पीछे हटने का फैसला किया। हुआंगपो आप इस निरर्थक लड़ाई पर अपना अत्यंत कीमती तुरुप का पत्ता बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उसमें योद्धा जैसी भावना नहीं थी। ये दृश्य देखकर न केवल जुन फैंग अचंभित था, बल्कि चू फैंग भी खुश था। हे भगवान, अपने साथी को छोड़ देना और अंतिम क्षण में दलबदल कर लेना मानव शाही महल की सामान्य शैली के अनुरूप है। लेकिन फिर भी चू फैंग बिल्कुल भी नहीं रुका। ऐसा लग रहा था कि वह एक प्रतिरूप में बदल गया है। वो तेजी से जुन फैंग की ओर बढ़ा। बिना मदद के क्या इस आदमी को सबक सिखाना आसान नहीं होगा? शुरुआती अविश्वास के बाद जुन फैंग के पास सोचने का समय नहीं था। वो केवल अपना बचाव कर सकता था। हालांकि चू फैंग बहुत तेज था, जुन फैंग के लिए उसे ढूंढना और भी मुश्किल हो गया था। इसके लिए जुन फैंग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जब से उसका क्षेत्र बड़ा था, चू फैंग की मूल गति बहुत बढ़ गई थी। आकाश के धधकते पंखों की वृद्धि के साथ वह निश्चित रूप से दिव्य प्रभुओं के बीच भी एक गति प्रकार विशेषज्ञ था। धमाका! अचानक एक ध्वनि धमाका हुआ। चू फैंग की आकृति पहले ही जुन फैंग के पीछे आ चुकी थी। उसकी सैंडबैग के आकार की मुट्ठी अचानक जुन फैंग पर टूट पड़ी। धमाका! रिक्शाहीन जुन फैंग के सिर पर एक बड़ा धब्बा दिखाई दिया। एक चुभन भरा दर्द आया, लेकिन इससे पहले कि जून फैंग प्रतिक्रिया कर पाता, चू फैंग की मुठियां तूफान की तरह चारों दिशाओं से जून फैंग की ओर टूट पड़ी। मुझे तुम्हारी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें तकलीफ ही सहने दूंगा। मुझे आज अपना गुस्सा निकालना है। बूम बूम बूम! जुन फैंग को चू फैंग ने पीटा। उसे रेत की बोरी की तरह लात घूंसों से पीटा गया। जैसे ही उसने उस आदमी को पीटा, चू फैंग ने गालियां देना जारी रखा। तुम्हें बकवास करने को किसने कहा? तुम्हें बिना किसी आत्म जागरूकता के मध्यस्थ बनने के लिए किसने कहा? तुम्हें क्या पता तुम बकवास कर रहे हो? मानव साम्राज्य का महल अनगिनत पापों से भरा हुआ है। यहाँ तक कि प्राचीन मानव जाति के उजाड़ भगवान ने भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से खत्म करने की योजना बनाई थी। हालांकि जीवित रहने के लिए इन लोगों ने अपनी गरिमा बेच दी और दानव जाति में शामिल हो गए। वे मानव जाति के खिलाफ दानव जाति के मोहरा बन गए। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने कितने मानव वरिष्ठों को मार डाला। क्या तुम्हें ये सब पता है? तुम्हें पता नहीं? तुम सिर्फ नैतिक रूप से ऊंचे स्थान पर खड़े होकर दूसरों की आलोचना करना जानते हो। तुम खुद को क्या समझते हो? बेवकूफ, क्या आप शीर्ष पर अकेले नहीं हैं? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली चोटी क्या है। आप योग्य नहीं है। मैं भी अभी पर्वत शिखर पर चढ़ रहा हूं। इस युग के युवाओं में ऐसे लोग भी हैं जो मुझे एक हाथ से कुचल सकते हैं। क्या आप ये जानते हैं? तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें इतना घमंड कहां से आता है? तुम इस और उस पर नजर रखते हो। क्या तुम इसके लायक हो? तुम मेरे सामने दिखावा कर रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम इसके लायक हो?
भारी घूंसे और गालियों की एक श्रृंखला ने जुनफैंग को स्तब्ध कर दिया। वो बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका, उसे रेत की बोरी की तरह दबाया जा रहा था। जुनफैंग का अभिमान पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? शर्म करो। एक अवर्णनीय अपमान। जुनफैंग मरना चाहता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो व्यक्ति ईश्वरीय प्रभु के दायरे की दहलीज पर खड़ा है, वो उसे इतनी आसानी से कैसे तबाह कर सकता है। उस आदमी ने तो अपना हथियार भी इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वो प्रतिरोध नहीं करना चाहता था। हालांकि चाहे वो कैसे भी हमला करे, दूसरा पक्ष भविष्य की भविष्यवाणी करने और उन्हें पूरी तरह से चकमा देने में सक्षम प्रतीत होता था। भले ही वो दूसरे पक्ष का सामना करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था, उसे लगा कि वो अपनी ताकत नहीं लगा सकता। जुनफैंग दंग रह गया। अब उसके लिए कोई भी सभ्य प्रतिरोध संगठित करना मुश्किल होगा। इससे निस्संदेह चूफैंग का प्रदर्शन और भी आसान हो गया। चूफैंग को निराश जुनफैंग की परवाह नहीं थी। वो फिर भी मुक्के मारता रहा। उसे बहुत आराम महसूस हुआ। ओह, मैं आखिरकार पिटाई से सहज हो गया हूं। मैं डांट से भी सहज हो गया हूं। चूफैंग को लगा कि उसके दिल का गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया है। अरे नहीं, शायद इसे जुनफैंग को हस्तांतरित कर दिया गया था। आखिरकार मुस्कान गायब नहीं होगी। ये केवल एक व्यक्ति के चेहरे से दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर जाएगी। बहुत बढ़िया। चूफैंग लड़ाई से थक गया था। उसे लगा कि अब समय आ गया है। इसलिए उन्होंने रुकना चुना। इस समय तक जुनफैंग को पहले ही बुरी तरह पीटा जा चुका था। वो सुंदर युवक बहुत पहले ही गायब हो चुका था। बेशक उनके जैसे दिव्य भगवान विशेषज्ञों के लिए यह एक मामूली चोट थी, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यह सचमुच शर्मनाक था, विशेषकर जुनफैंग, जो मानव आत्मा दौड़ में नंबर 1 व्यक्ति था। वो मानव आत्मा जाति के अनगिनत युवाओं के आदर्श थे। उसे इस तरह कभी अपमानित नहीं किया गया था। हालांकि चूफैंग का उससे कोई लेना देना नहीं था। भले ही वो किनारे की ओर उड़ गया, लेकिन वो चिढ़ाना नहीं भूला। इसलिए भाई जुनफैंग, जैसा कि कहावत है, एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है। हुआंगपो यू को देखो, वह जानता है कि वो कचरा है और मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह भाग गया। भले ही वो कुछ सम्मान खो दे, लेकिन ये पिटाई से बेहतर है ना? क्या आपको लगता है कि मैं सही हूं, भाई हुआंगपो? अंत में चूफैंग ने अचानक एक फीकी मुस्कान के साथ हुआंगपो यू को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अंदाजा लगा लिया था कि यह आदमी क्या सोच रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि हुआंगपो यू उससे डरता था? क्या हुआंगपो यू को डर था कि वह उसे मारने का अवसर लेगा? मुझे कहना होगा, आपका अनुमान सचमुच सटीक है। जब वे लड़ रहे थे, चूफैंग इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि उसके मन में ऐसे विचार नहीं आएंगे। खैर, हुआंगपो यू निश्चित रूप से उसका प्राणघातक दुश्मन था। स्वाभाविक रूप से वो कुछ भी करेगा। अगर कोई मौका होता तो चूफैंग निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देता। चूफैंग के अचानक उल्लेख पर हुआंगपो यू की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत हो गई। चाहे उसका कारण कितना भी अच्छा क्यों न रहा हो, यह एक निर्विवाद तथ्य था कि उसने युद्ध से पहले ही अपने साथी को छोड़ दिया था। इसलिए यहां तक कि जुन परिवार के लोग, जो उसके साथ अच्छे संबंध रखते थे, हुआंगपो यू को अमित दृष्टि से देखते थे। शायद चूफैंग ने जो कहा वो सच था। क्या ऐसा व्यक्ति जो किसी भी समय अपने साथियों को छोड़ सकता था, वास्तव में भरोसेमंद था? हुआंगपो यू का चेहरा और भी बदसूरत हो गया, लेकिन समझाने का कोई तरीका नहीं था। वो केवल नाक भान सिकोड़ सकता था और चुप रहना ही पसंद कर सकता था। वैसे भी उसने केवल चूफैंग को लुभाने के लिए जुन परिवार से संपर्क किया था। अब जब उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, तो उनकी राय की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी वो अभी भी दुखी था। उसे चूफैंग के हाथों फिर से कष्ट सहना पड़ा था। हुआंगपो, तुम्हें इस भावना से बहुत हो गया है। बस आप इंतजार करें। जब मानव शाही महल की योजना सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है। हुआंगपो यू की आंखों में एक भयंकर चमक चमक उठी, और इस समय जब हुआंगपो यू ने हार मान ली, तो हर किसी की निगाहें चूफैंग पर ही टिकी रहीं। यह अद्वितीय प्रतिभा जिसने अकेले 2 लोगों से लड़ाई की और एक को डरा दिया। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। कुछ समय पहले तक वे सभी यह सोचते थे कि जुनफैंग जैसी प्रतिभा ही वो सीमा थी जिस तक मानव प्रतिभाएं पहुंच सकती थी। हालांकि चूफैंग की उपस्थिति से सभी को कुछ पता चल गया। हमेशा कोई न कोई बेहतर व्यक्ति अवश्य होता है। भयानक, हैरान, आज का दिन आंख खोलने वाला था। हालांकि भीड़ को यह नहीं पता था कि चूफैंग अभी भी इस अवस्था में अपनी ताकत छिपा रहा था। यदि उन्हें पता चल जाता तो शायद उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता।
ये बहुत भयानक था। उसी समय जुन फैंग भी अपने होश में आ गया। अपनी चोटों से उबरने के लिए उन्होंने चुपचाप अपनी सूक्ष्म शक्तियों का संचार किया। शुरू में ये कोई गंभीर घाव नहीं था, इसलिए ये जल्दी ही ठीक हो गया। हालांकि ये सिर्फ शारीरिक घाव था। जहां तक उसके स्वाभिमान को आघात पहुंचाने की बात है, तो जुन फैंग को नहीं पता था कि उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा। उसने अपनी आंखें नीची कर ली, मानो कोई अकेला भेड़िया अपने घाव चाट रहा हो। वहां कोई उन्मादी पागलपन नहीं था, कोई गुस्से से भरी दहाड़ नहीं थी। उसने बस चुपचाप सब कुछ सह लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज के बारे में सोच रहा था। इस दृश्य ने चू फैंग को उसे एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। यह आसान नहीं था। आम लोगों को शायद बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी अगर उन्हें सार्वजनिक रूप से पीटा जाए। हालांकि मानव आत्मा जाति का ये नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति शांत रहने में सक्षम था। चाहे वो अपने दिल की गहराई से था या नहीं, वो सरल नहीं था। टस्क टस्क, आप काफी सक्षम है, चू फैंग ने आह भरी। यदि जुन फैंग इस असफलता को अपने भविष्य के लिए प्रेरणा में बदल सके, तो उसका भविष्य निश्चित रूप से असीम होगा। मानव आत्मा जाति को एक और शीर्ष विशेषज्ञ मिल सकता है। चू फैंग को कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार मानव आत्मा जाति भी मानव जाति का एक हिस्सा थी। चू फैंग इसे समृद्ध होते देखकर खुश हुआ। इस तमाशे के बाद चू फैंग इन लोगों पर अपनी सांस बर्बाद करने की जहमत नहीं उठा सकता था। उसने सीधे हुआंगपू यू की ओर देखा। वो उपहासपूर्वक बोला, मुझे यहां लाने के लिए आपने बहुत मेहनत की होगी, है ना? ठीक है, अब जब तुम्हारी योजना पूरी हो गई है और मैं यहां हूं, तो इसे कह दो, मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। ये सुनकर हुआंगपू यू खुश हो गया और मंद मंद मुस्कुराया। भाई चू, तुम क्या कह रहे हो? ये तो बस एक संयोग है। चू फैंग ने उपहास किया। संयोग? अब मुझे ये भी संदेह है कि आप ही थे जिन्होंने दानव शिकार टीम के बारे में खबर लीक की थी। आपने जानबूझकर दानव पुत्र एरक्यू और अन्य लोगों को मुझे बाहर निकालने के लिए उनका पीछा करने दिया। इस समयावधि के दौरान चू फैंग ने कई चीजों के बारे में सोचा था। यह असंभव लग रहा था, लेकिन इस आदमी के पास स्काई स्क्रीन थी, इसलिए यह कहना मुश्किल था। हुआंगपू यू बिना कुछ कहे मुस्कुराए। मैंने पहले ही कहा था कि यह महज एक संयोग है। भाई चू, क्या तुम्हें मेरे चरित्र पर विश्वास नहीं है? चू फैंग भी मुस्कुराया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। हालांकि वो मुस्कुराहट सब कुछ समझाने के लिए पर्याप्त थी। आपका चरित्र, क्या मैं इस पर विश्वास करने का साहस कर सकता हूं? क्या मजाक? हुआंगपू तुम्हें परवाह नहीं थी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसने किया। खैर, नतीजा तय हो चुका था। अब महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे दानव पुत्र एरक्यू को नियंत्रित करने के लिए चू फैंग का उपयोग करने की आवश्यकता थी। क्योंकि दानव पुत्र एरक्यू कुछ ऐसी योजना बना रहा था जिससे उसे खतरा महसूस हो रहा था। इससे उसकी योजना पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए यदि चू फैंग और दानव पुत्र एरक्यू एक दूसरे से लड़ सकते हैं, तो कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। तब वह अंतिम अनुष्ठान पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। एक बार वो सफल हो गया, तो मानव इंपीरियल पैलेस की खोए हुए महाद्वीप की यात्रा वास्तव में शुरू हो जाएगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हुआंगपू यू ने चू फैंग की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं जताई। उदाहरण के लिए, दानव शिकार टीम के वर्तमान स्थान को खोजने के लिए स्काई स्क्रीन का उपयोग करना।